कोई इंसान जन्म से अट्रैक्टिव नहीं होता। यह एक साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी कोड होता है, और जिसने ये कोड अनलॉक कर लिया, वह लोगों के दिमाग में सिर्फ दिखता नहीं, बस जाता है। यह वीडियो उसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के हिडन रूल्स खोलता है, वे ट्रेड्स जो किसी भी इंसान को क्वाइटली पावरफुल बना देते हैं। हर चैप्टर तुम्हें एक नया नजरिया देगा और तुम्हारी पर्सनैलिटी को बेसिक से एडवांस तक अपग्रेड कर देगा। इसी तरह का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लग हो तो हाइप बटन दबाएं। तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस। पहला इंप्रेशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैंने सालों तक लोगों में अनफोल्ड होते देखा है। अनगिनत फेसेस, अनगिनत कॉन्वर्सेशंस, अनगिनत मोमेंट्स, और हर बार एक ही सच सामने आया कि इंसान पहली मुलाकात में इंसान को नहीं, उसके सिग्नल्स को जज करता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारी बातों से हमें पहचानते हैं, लेकिन असल पहचान हमेशा साइलेंस में होती है। उस साइलेंस में जिसमें सिर्फ पोस्चर, आईज, स्माइल और प्रेजेंस बोल रही होती है। सबसे पहले स्माइल, एक जेन्युइन मुस्कान उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। मैंने काउंटलेस लोगों को देखा है, कुछ की मुस्कान इतनी हैवी होती है कि सामने वाला अनईजी हो जाता है, और कुछ की इतनी ऑनेस्ट कि उनके सामने कोई भी गार्ड नहीं रख पाता। ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ने यही सिखाया कि जेन्युइन स्माइल कोई गुड हैबिट नहीं, एक इमोशनल सिग्नल है। ये बताता है कि तुम अपने खुद के अंदर कंफर्टेबल हो, और जो इंसान खुद में कंफर्टेबल होता है वो दूसरों को भी सेफ महसूस कराता है। यही सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्शन का पहला बीज बो देता है। फिर पॉस्चर आता है। ये वह चीज है जिसे लोग कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते, लेकिन सब महसूस कर लेते हैं। मैंने कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में नर्वस पॉस्चर को डील्स टूटते देखा है, और एक स्टेडी बैलेंस्ड पॉस्चर से टेंस रूम भी शांत होते देखा है। पॉस्चर वर्ड से पहले बोलता है। एक सीधी पीठ, शोल्डर्स का नेचुरल ओपननेस, वॉक की रिदम, ये सब बताते हैं कि इंसान अंदर से कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। आई कांटेक्ट इस एंटायर पिक्चर को पूरा करता है। बीते सालों में मैंने लोगों की आंखों में डर, झिझक, लालच, इनसिक्योरिटी और प्योर अवेयरनेस सब देखा है। आई कांटेक्ट वो जगह है जहां इंसान असल में रिवील होता है। काम स्टेडी आई कांटेक्ट इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल दिखाई देता है, अपने ऊपर भी और सिचुएशन पर भी। ऐसी नजरें बोलने से ज्यादा सुनती है और सुनने से ज्यादा समझती है। यही अंडरस्टैंडिंग लोगों को तुम्हारे करीब लाती है, बिना तुम्हारे कोशिश किए। और फिर आती है ओपननेस, सटल लेकिन पावरफुल। क्लोज्ड ऑफ शरीर एक दीवार जैसा लगता है, ओपन पॉस्चर एक दरवाजे जैसा। यह दरवाजा पूरी तरह खुला नहीं होता, बस इतना कि कोई अंदर झांक सके और महसूस कर सके कि तुम अप्रोचेबल हो, लेकिन केयरलेस नहीं। ईयर्स ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स, क्लाइंट्स, ट्रबल्ड माइंड्स ने मुझे यही सिखाया कि ओपननेस एक बैलेंस है, एक्सेस भी और अथॉरिटी भी। जो लोग इस बैलेंस को सीख लेते हैं वो नेचुरल मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेते हैं। अगर इस पूरे अनुभव को एक लाइन में कहूं तो वह ये होगी। पहला इंप्रेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं दिखाता, ये तुम्हारे पूरे इनर सिस्टम की स्थिति दिखाता है। और लोग पर्सनैलिटी से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करते हैं। द ट्रूथ इज सिंपल, लोग तुम्हें सुनने से पहले तुम्हें महसूस करते हैं, और वही फीलिंग पूरी कहानी लिख देती है। अगले चैप्टर में हम उस हिस्से पर उतरते हैं जहां वर्ड्स की जगह बॉडी का माइक्रो कंट्रोल काम करता है। कैसे तुम एक कमरे में बिना एक शब्द बोले भी अथॉरिटी सेट कर सकते हो। कैसे तुम्हारी चाल, तुम्हारी स्टिलनेस, तुम्हारे हाथों की सटल मूवमेंट और तुम्हारी फिजिकल रिदम लोगों के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू तय कर देती है। यह चैप्टर समझाएगा
कि डोमिनेंस लाउडनेस से नहीं नहीं आती, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और कामनेस से आती है। चैप्टर 2, नॉन वर्बल डोमिनेंस। कई लोग ये मानते हुए चलते हैं कि डोमिनेंस बोलने से आती है, जैसे शब्दों में कोई ताबीज छुपा हो, जैसे वॉल्यूम बढ़ा देने से वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया को सच में समझा है, जिनकी आंखों ने हजारों चेहरे पढ़े हैं, उन्हें पता है कि डोमिनेंस शब्दों का खेल नहीं, प्रेजेंस का खेल है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही प्रेजेंस को समझे बिना जीते रहते हैं। खुद के शरीर को ऐसे मूव करते हैं जैसे किसी ने उन्हें कभी मिरर में सही ढंग से खड़े होना भी नहीं सिखाया। उनकी चाल में जल्दबाजी, उनकी जेस्चर्स में इनसिक्योरिटी, उनके हाथों में अनियंत्रित बेचैनी। फिर वो सोचते हैं कि लोग उनकी कीमत क्यों नहीं समझते। यह शर्मिंदगी की बात नहीं, यह जागने की जरूरत है। नॉन वर्बल डोमिनेंस वह कला है जिसमें कंट्रोल धीरे से दिखाया जाता है, जोर से नहीं। लाउडनेस कमजोर लोगों का वेपन है, जबकि स्टिलनेस उन लोगों की पहचान है जो खुद को भीतर से जीत चुके हैं। मैंने सालों तक लोगों को वॉक करते, बैठते, कमरे में प्रवेश करते देखा है। कुछ लोग शोर मचाकर आते हैं, लेकिन हवा बदलते नहीं। और फिर कुछ लोग शांत आते हैं, पर उनकी उपस्थिति वही होती है जो जगह की एनर्जी बदल देती है। यह कोई जादू नहीं है, यह माइंड बॉडी अलाइनमेंट है। और वही चीज दूसरों के सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। तुम किसी भी कमरे में चुपचाप प्रवेश करो, पहले तुम्हारी चाल बोलेगी, तुम्हारी वॉक बता देगी कि तुम अर्जेंसी से ड्रिवन हो या अवेयरनेस से। जो लोग लगातार तेज, बिना सोचे विचारे चलते हैं, उनकी एनर्जी वही बताती है, मैं भाग रहा हूं, किसी चीज से, किसी कमी से, किसी इनसिक्योरिटी से। और जो लोग स्टेडी चलते हैं, हैवी नहीं, बस इंटेंशनल, उनकी चाल कहती है, मैं जहां खड़ा हूं वहां से हिलने का निर्णय मेरा है, परिस्थिति का नहीं। फर्क छोटा है, असर विशाल। फिर हाथों की भाषा आती है, फालतू हिलते हाथ, लगातार फिजटिंग, हर सेकंड अपने फोन को छूना। यह सब शरीर की भाषा की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। यह बताता है कि तुम अपने ही नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो तुम दूसरों पर कैसे इंपैक्ट डालोगे। नॉन वर्बल डोमिनेंस का पहला नियम सिंपल है, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, वह तुम्हारे वैल्यू को खा जाएगी। इसलिए जेस्चर्स इंटेंशनल होने चाहिए, स्लो, सेलेक्टिव, मिनिमलिस्टिक। जितना कम मूव करोगे, उतने ज्यादा पावरफुल दिखोगे। आई मूवमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों की आंखें कमरे में ऐसे घूमती हैं जैसे किसी को अप्रूवल ढूंढ रहे हो। और यह जेस्चर इतना लाउड इनसिक्योरिटी है कि कोई भी ट्रेंड आई तुरंत समझ जाती है। डोमिनेंस की आंखें रेस्टलेस नहीं होती, वे स्कैनिंग भी करती है, पर कंट्रोल में। वे देखते हैं, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। वे ऑब्जर्व करते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते। यह व्यवहार एक मैसेज भेजता है, मैं अवेयर हूं, पर डिस्टर्ब्ड नहीं। यही अंतर होता है पावरफुल और पावरलेस में। बॉडी पेसिंग, यह एक सटल स्किल है। कमरे में चलने की स्पीड, बैठने की रिदम, मूवमेंट्स की टाइमिंग, ये सब बातें डोमिनेंस की इनविजिबल आर्किटेक्चर है। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में चलते हैं, अचानक बैठते हैं, तेजी से उठते हैं। ये सारी एनर्जी बताती है कि तुम एनवायरनमेंट के कंट्रोल में हो, जबकि कंट्रोल्ड पेस ये कहता है, मैं परिस्थिति को पढ़ता हूं, उसके आगे झुकता नहीं। और फिर आता है स्टिलनेस। यह स्किल लोगों में सबसे कम होती है। कोई खामोश बैठना नहीं जानता, कोई बिना पर्पस के स्थिर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ही शरीर स्टिल होता है, मन का शोर खुलकर सामने आता है। और वही शोर लोगों की बेचैनी का असली कारण है। लेकिन जिसने स्टिलनेस को मास्टर कर लिया, वह डोमिनेंस को मास्टर कर लेता है, क्योंकि स्टिलनेस ही वह जगह है जहां दिमाग अपनी सच्चाई रिवील करता है।
और इंसानी दिमाग हमेशा काम प्रेजेंस का फॉलो करता है। नॉन वर्बल डोमिनेंस लाउडनेस नहीं है, यह सटल कंट्रोल है। और जो इन छोटे छोटे सिग्नल्स को समझ लेता है, चलने की पेस, जेस्चर्स का सिलेक्शन, नजरों की स्टेडीनेस, स्टिलनेस का वेट, वह लोगों के दिमाग में एक अलग ही कैटेगरी में चला जाता है। वह अप्रोचेबल नहीं, कमांडिंग बन जाता है। कमरा उसे नहीं सुनता, कमरा उसे महसूस करता है। अगले चैप्टर में हम उस स्किल पर उतरेंगे जिसे लोग कम्युनिकेशन समझते हैं, लेकिन असल में यह साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है। कैसे तुम्हारी वॉइस का पेस, टोन, पॉज और साइलेंस लोगों के माइंड में मीनिंग सेट कर देते हैं। कैसे बोलने का तरीका शब्दों से ज्यादा मजबूत इंप्रेशन बनाता है, और कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ सही वर्बल रिदम से अनफॉरगेटेबल बन सकता है। चैप्टर 3, मैग्नेटिक कम्युनिकेशन। हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सुने जाते हैं। यह कड़वा सच है, और हर साल मुझे ये और गहराई से समझ आया कि कम्युनिकेशन का मूल्य आवाज में नहीं, रिदम में होता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना मतलब तेज बोलना, लगातार बोलना, इम्प्रेस करने की कोशिश करना। यही सबसे बड़ी गलती है। कम्युनिकेशन का असली खेल शब्दों का नहीं, वेट का होता है। तुम्हारे वर्ड्स कितना वजन लेकर आते हैं, कितना स्पेस लेते हैं, और सामने वाले के मन में कितनी देर तक टिकते हैं। सालों के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि अनअट्रैक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा एक जैसी होती है। नॉन स्टॉप टॉकिंग, नर्वस स्पीड, फिलर वर्ड्स, फोर्स्ड एक्साइटमेंट, यह सब दिमाग को एक ही मैसेज देता है, मैं खुद में सिक्योर नहीं हूं, इसलिए मैं साउंड से खाली जगह भर रहा हूं। मैग्नेटिक कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा फैक्टर पेस होता है। जो इंसान अपने वर्ड्स को स्लो करता है, पॉजेस को अलाउ करता है और सेंटेंसेस को ब्रीदिंग स्पेस देता है, उसके पास वो कंट्रोल होता है जो दुनिया के सबसे रेयर लोगों में मिलता है। स्लो बोलना आलस नहीं है, स्लो बोलना सर्टेनिटी है। ये मैसेज देता है कि तुम्हें अपनी बात कहने की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। यही साइकोलॉजिकल पावर कम्युनिकेशन का पहला फाउंडेशन है। इसके बाद टोन आता है। मैंने इतने लोग देखे जो लाउड हो जाते हैं, हाई पिच्ड हो जाते हैं, या अननेसेसरीली एनर्जेटिक दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले वॉइसेस कभी लाउडली नहीं बोलते। उनकी आवाज स्टेडी होती है, ग्राउंडेड होती है, काम होती है। काम टोन एक चीज बताती है, तुम खुद के ऊपर अथॉरिटी रखते हो, और यह अथॉरिटी दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। तुम एक ऐसी आवाज बन जाते हो जिसे सुनना लोगों के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। यही वो इफेक्ट है जिसे लोग चरिज्मा समझ लेते हैं। फिर आता है पॉजेस का खेल। पॉज वो जगह है जहां तुम बोलना बंद करते हो, लेकिन सुनने वाला सोचना शुरू कर देता है। मोस्ट पीपल पॉजेस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि साइलेंस उन्हें कमजोर दिखाएगा, लेकिन ट्रूथ उल्टा है। पॉज ही तुम्हें वेट देता है। पॉज ही तुम्हारी बातों को मीनिंग देता है। पॉज ही वह जगह है जहां ऑडियंस अनकॉन्शियसली तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगती है। साइलेंस अगर इंटेंशनल हो जाए तो कम्युनिकेशन हथियार बन जाती है। और फिर आता है आर्टिकुलेशन। जो लोग शब्दों को साफ बोल सकते हैं, बगैर अननेसेसरी साउंड के, बगैर फिलर्स के, वो नेचुरली हाई स्टेटस लगते हैं। ये बात मैंने 1000 बार प्रूव होते देखी है। वेल आर्टिकुलेटेड स्पीच दिमाग को क्लैरिटी की फीलिंग देती है, और दिमाग क्लैरिटी को सुपीरियॉरिटी समझता है। तुम जितना साफ बोलते हो, उतना ही तुम केपेबल अनुभव होते हो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है। कम्युनिकेशन एक साइकोलॉजिकल परमिशन है। तुम जितने ग्राउंडेड हो, उतने ज्यादा परमिशन देते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, सुने और तुमसे इन्फ्लुएंस हो। मैग्नेटिक कम्युनिकेशन वही है जहां तुम्हारी वॉइस कमरे में शोर नहीं फैलाती, वह कमरे को सेटल कर देती है। अंत में यही कहूंगा, लोग तुम्हारे शब्द याद नहीं रखते, वे उस एनर्जी को याद रखते हैं जो तुम्हारी वॉइस लेकर आई थी। मैग्नेटिक कम्युनिकेशन उसी एनर्जी का नाम है
अगले चैप्टर में हम उस स्किल पर उतरेंगे जिसे हर कोई जानता है, पर कोई सही ढंग से करता नहीं। लिसनिंग। वह सुनना जो सिर्फ कानों से नहीं होता, माइंड से होता है। कैसे तुम एक इंसान को सिर्फ सुनकर डिसआर्म कर सकते हो, उसकी वॉल्स गिरा सकते हो और उसके अंदर ट्रस्ट पैदा कर सकते हो। ये चैप्टर बताएगा कि सही लिसनर बनना कम्युनिकेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस की कला है। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल लिसनिंग स्किल्स। लोग सोचते हैं कि वे अच्छे लिसनर हैं, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बोलने का मौका ढूंढते ढूंढते रहते हैं। सालों तक हजारों बातचीतों को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे सबसे पहले यही समझ आया कि जेन्युइन लिसनिंग रेयर है। इतनी रेयर कि जो भी इसे करता है वह तुरंत दूसरों के दिमाग में डिफरेंट का टैग पा जाता है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जिंदगी के सबसे गहरे रिश्ते और सबसे मजबूत इन्फ्लुएंस इसी एक स्किल पर टिके होते हैं। लिसनिंग सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। ये वह कला है जिसमें तुम दूसरे इंसान को सटली अलाउ करते हो कि वह तुम्हारे सामने खुल जाए। लिसनिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को थोड़ा पीछे खिसका देते हो, वो आवाज जो लगातार अपनी बात कहने की बेचैनी लिए घूम रही होती है। मोस्ट पीपल कभी ऐसा कर ही नहीं पाते, इसलिए उनकी बातचीत सतह पर रहती है, गहराई में नहीं उतरती। सालों की प्रैक्टिस ने मुझे यह सिखाया कि जब तुम सच में सुनते हो तो कमरे के एनर्जी शिफ्ट करती है। सामने वाला इंसान अचानक धीरे बोलने लगता है, उसकी आंखें ज्यादा स्टेडी हो जाती है और उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह इंसान मुझे सुन रहा है। सिर्फ आवाज नहीं, मैं जो हूं उसे सुन रहा है। यही जगह है जहां ट्रस्ट जन्म लेता है, और ट्रस्ट से बड़ा कोई इन्फ्लुएंस टूल दुनिया में नहीं है। साइकोलॉजिकल लिसनिंग में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली, आंखों की स्टेडीनेस। तुम्हारी नजर अगर ईमानदारी से टिकी हो तो इंसान खुलने लगता है। दूसरी, सटल नॉड्स और माइक्रो रिस्पॉन्सेस। ये रिस्पॉन्सेस बताते हैं कि तुम यहां हो, प्रेजेंट हो, कनेक्ट हो। तीसरी, इंटरप्ट न करना। इंटरप्ट करना सबसे लाउड इनसिक्योरिटी है। ये दिखाता है कि तुम अपनी बात को उनकी बात पर प्राथमिकता दे रहे हो। और जो इंसान इंटरप्ट नहीं करता वह एक रेयर सॉफ्टनेस लेकर आता है, एक ऐसी सॉफ्टनेस जो ओवरपावरिंग नहीं, कंफर्टिंग होती है। लिसनिंग की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह दूसरे के ईगो को शांत कर देती है। इंसान को सबसे ज्यादा लालसा वैलिडेशन की होती है, और वैलिडेशन का सबसे प्योर तरीका है उसे अलाउ करना कि वह पूरा बोल सके। मैंने इतने लोग देखे, स्ट्रेंजर्स भी, जो सिर्फ सही ढंग से सुने जाने के बाद अपनी डिफेंस खो देते हैं। उनकी टोन बदल जाती है, उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है और उनके जजमेंट सॉफ्टन हो जाते हैं। यह स्किल सुपरफिशियल नहीं है, यह इमोशनल डिसआर्ममेंट है। लिसनिंग की एक और गहरी ट्रूथ है, जब तुम सच में सुनते हो तुम सिर्फ दूसरों को समझते नहीं, तुम खुद को भी समझने लगते हो। दूसरे की कहानी में तुम्हें अपनी कहानी की प्रतिछाया दिखती है, और यही जगह कम्युनिकेशन को ह्यूमन से बियॉन्ड उठा देती है। यह कनेक्शन है रॉ, सटल, जेन्युइन कनेक्शन, जहां दो लोग सिर्फ बोलते और सुनते नहीं, महसूस करते हैं। अंत में यही बात समझ लो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम कितनी अच्छी बातें कर लेते हो। वे इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि तुम उन्हें सुनने की क्षमता रखते हो। सुनना वह दर्पण है जिसमें इंसान खुद को देख पाता है, और जो इंसान दूसरों को ऐसा दर्पण देता है वह कभी भुलाया नहीं जाता। अगला चैप्टर उस पावर पर उतरेगा जो अक्सर लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम जानेंगे कि कैसे तुम्हारी कामनेस दूसरे लोग बोरो करते हैं, कैसे तुम्हारी इंटरनल स्टेबिलिटी तुम्हारी एक्सटर्नल वैल्यू बन जाती है, और कैसे इमोशनली अवेयर इंसान हर सोशल सिचुएशन में
नेचुरली बढ़त ले लेता है। यह चैप्टर समझाएगा कि अट्रैक्शन और डोमिनेंस दोनों की जड़ें इमोशनल कंट्रोल में छुपी होती है। चैप्टर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस एडवांटेज। इमोशनल इंटेलिजेंस वह चीज है जिसे हर कोई जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीते हैं। ये स्किल किताबों से नहीं आती, ये जिंदगी की मार से आती है। इंसान तब इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनता जब वह दूसरों को समझ लेता है। वह तब बनता है जब वह खुद को समझ लेता है। और यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। वे अपनी ही भावनाओं से इतना लड़ते रहते हैं कि दूसरों की भावनाएं पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। यही असली कमी है, और यही सबसे गहरी शर्म भी। मैंने सालों तक देखा है, लोग अपने इमोशंस को या तो दबाते हैं या फिर उनसे डरते हैं। जो लोग इमोशन से डरते हैं, उनकी पूरी एनर्जी अनियंत्रित हो जाती है। आवाज तेज, प्रतिक्रिया जल्दबाज, चेहरे पर बेचैनी। ऐसे लोग चार्मिंग नहीं लगते, वे क्योटिक लगते हैं। और क्योस कभी भी आकर्षक नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला सिंबल यह नहीं कि तुम दूसरों को समझते हो, यह है कि तुम खुद ट्रिगर नहीं होते। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने अंदर की उथल पुथल को बाहरी दुनिया में नहीं लाते। जो इंसान अपने इमोशनल वेदर को खुद रेगुलेट कर सकता है, वह दूसरों के लिए सुरक्षित बन जाता है। और दुनिया में सेफ महसूस कराना किसी भी सुपरफिशियल ब्यूटी से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट रखता है। कामनेस को लोग पर्सनैलिटी समझते हैं, लेकिन कामनेस एक चॉइस है, एक ट्रेन्ड चॉइस। जब कोई इंसान बात करते करते गुस्सा होता है और तुम स्टेडी रहते हो, वह डोमिनेंस है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते, वह मास्टरी है। और जब कोई तुम्हें इमोशनली टेस्ट करता है और तुम फिर भी बैलेंस्ड से रहते हो, वह इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये वह चीज है जो इंसान को अंदर से अट्रैक्टिव बनाती है, बिना उसे कोशिश किए। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तुम्हें दुनिया की अगली पार्ट्स को देखकर भी सुंदर बने रहने की कैपेसिटी देती है। जब तुम दूसरों की इनसिक्योरिटी डिटेक्ट कर लेते हो और उसे पर्सनली नहीं लेते, तब तुम पावरफुल हो जाते हो। जब तुम किसी की हार्शनेस के पीछे का पेन देख लेते हो, तब तुम एम्पैथेटिक बनते हो, नाइव नहीं। और एम्पैथी वह चीज है जिसकी सबसे गहरी कमी आज पूरी दुनिया झेल रही है। एम्पैथी किसी को बचाने का नाम नहीं, किसी को समझकर उसके शब्दों में न बंधने का नाम है। सेल्फ रेगुलेशन इस खूबी का कोर है। तुम एंग्री हो सकते हो, एंग्शियस हो सकते हो, जेलस हो सकते हो, ये सब परफेक्टली ह्यूमन रिएक्शंस हैं। शेम ये नहीं कि तुम्हें भावनाएं आती हैं, शेम ये है कि तुम उन्हें चला नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं उस कैपेसिटी को जिसमें तुम अपनी ही भावनाओं को पकड़कर कहते हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इससे डिसाइड नहीं करने दूंगा कि मैं अभी कैसे बिहेव करूंगा। यही कामनेस लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। यही वह मैग्नेटिक पुल है जो शब्दों, लुक्स, पर्सनालिटी से भी ज्यादा गहरा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को रेयर बनाती है। रेयर चीजें अट्रैक्टिव होती है, रेयर चीजें वैल्यूएबल होती है, रेयर चीजें याद रहती है। जिस इंसान ने अपने भीतर की आग को कंट्रोल कर लिया, दुनिया की हवा उससे डरती नहीं, उससे प्रभावित होती है। अगले चैप्टर में हम उस सच्चाई में उतरेंगे जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम्हारा लाइफस्टाइल ही तुम्हारी वैल्यू बनाता है। तुम कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, अपना समय कैसे इस्तेमाल करते हो, यह सब बताता है कि तुम्हारी कीमत कितनी है। यह चैप्टर दिखाएगा कि हाइजीन, फिटनेस, रूटीन, डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स सिर्फ आदतें, नई साइकोलॉजिकल स्टेटस सिग्नल्स हैं, और लोग इन्हें शब्दों से पहले पढ़ लेते हैं। चैप्टर 6, हाई वैल्यू लाइफस्टाइल साइकोलॉजी। हाई वैल्यू होना कोई सोशल मीडिया लेबल नहीं, यह कोई फैशन टर्म नहीं, यह एक लंबी, थकी हुई, मेहनती प्रक्रिया है जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को हर दिन बदलती है।
और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसी जगह पर हार जाते हैं। वे हाई वैल्यू दिखने की कोशिश करते हैं, हाई वैल्यू दिखने की पोस्ट डालते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल लो वैल्यू की गंध के बिना कहीं नहीं जाता। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों के लाइफस्टाइल पैटर्न्स देखे हैं। कुछ इतने डिसिप्लिन्ड कि उनकी उपस्थिति ही इंस्पायर कर दे, और कुछ इतने स्कैटर्ड कि उनके आसपास बैठने भर से कियोस महसूस हो जाए। लाइफस्टाइल साइकोलॉजी यही बताती है कि लोगों को तुमसे पता नहीं क्या अट्रैक्शन देता है। अक्सर ये तुम्हारा चेहरा नहीं होता, ये तुम्हारा शरीर नहीं होता, ये तुम्हारी इनकम भी नहीं होती। ये वह डिसिप्लिन होता है जो तुम रोज अपने लिए लागू करते हो। एक साफ चेहरा, एक सॉर्टेड मॉर्निंग, एक बैलेंस्ड स्लीप शेड्यूल, एक ट्रेन्ड बॉडी, एक क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब सुपरफिशियल नहीं होते। ये वही इनविजिबल सिग्नल्स होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि तुम अपने जीवन के फैसलों पर कंट्रोल रखते हो। और कंट्रोल से बड़ी अट्रैक्टिवनेस दुनिया में कोई नहीं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिटनेस सिर्फ एब्स दिखाने का तरीका नहीं, यह तुम्हारी मेंटल स्टेट का सबसे लाउड इंडिकेटर है। मैं सालों तक उन लोगों के साथ रहा हूं जो अपने शरीर की उपेक्षा करते रहे, और हर बार देखा कि उनके अंदर एक क्रॉनिक फटीग, एक हिडन फ्रस्ट्रेशन और एक सेल्फ डाउट बैठ जाता है। दूसरे इंसान को यह सटली महसूस होता है। इसके उलट, जो लोग अपने शरीर की केयर करते हैं, चाहे सिंपल डेली वर्कआउट्स हो या क्लीन ईटिंग, उनकी एनर्जी अलग होती है। उनमें एक साइलेंट वाइटैलिटी होती है। ये वाइटैलिटी सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती है। स्लीप कितनी अंडर एस्टिमेटेड चीज है यह। जो लोग कम सोते हैं या डिस्टर्ब्ड लाइफ जीते हैं, उनकी आंखों में हमेशा एक बेचैनी दिखती है। ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ने यही सिखाया कि लैक ऑफ रेस्ट इंसान को मेंटली डल कर देता है, इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। स्लीप क्वालिटी तुम्हारे दिमाग की क्लैरिटी और मूड की स्टेबिलिटी का असली मेजर है। ये कोई छोटी बात नहीं। जो लोग लॉन्ग टर्म हाई वैल्यू बनते हैं, वे अपने रेस्ट को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी अपनी वर्क एथिक को। हाइजीन, यह सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल सिग्नल है। क्लीनलीनेस एक चुपचाप बोला गया मैसेज होता है, मैं खुद को महत्व देता हूं। किसी की स्मेल, उनकी ग्रूमिंग, उनका अपीयरेंस, ये सब कुछ दूसरे के दिमाग को बताता है कि तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो। और याद रखना, लोग तुम्हें उसी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं जो तुम्हारी आदतें सुझाव देती है। हाइजीन अट्रैक्टिवनेस नहीं बढ़ाती, सेल्फ वर्थ दिखाती है। और सेल्फ वर्थ हमेशा मैग्नेटिक होती है। एनवायरनमेंट यह वो चीज है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं, लेकिन यह सबसे पहला चीज होता है जिसे मैं ऑब्जर्व करता हूं। एक मेसी रूम, एक क्लटर्ड डेस्क, एक डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ये सब अंदर की केओस की निशानी होते हैं। और जब तुम केओस लेकर चलते हो, लोग सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं बनाते, वे तुम्हारे वर्ड्स को भी लाइटली लेते हैं। वहीं एक क्लीन स्पेस, एक मिनिमलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक इंटेंशनल सेटअप, ये सब बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऑर्डर सिर्फ दिखावा नहीं, आदत है। हाई वैल्यू लाइफस्टाइल के पीछे एक बहुत पेनफुल ट्रूथ है, ये सब इजी नहीं होता। सेल्फ केयर, डिसिप्लिन, क्लीन रूटीन्स, प्रॉपर स्लीप, कंसिस्टेंसी, ये सब बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही बोरिंग चीजें तुम्हें इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, ग्राउंडेड लोग रेयरली स्पॉन्टेनियस मिरेकल्स होते हैं। वे डिसिप्लिन की फायर में स्लोली तैयार हुए होते हैं। लोग कहते हैं कि लाइफस्टाइल चॉइसेस पर्सनल होते हैं, लेकिन दुनिया के सारे सोशल इंटरैक्शंस बता देते हैं कि यह झूठ है। तुम्हारा लाइफस्टाइल हमेशा दूसरों को इम्पैक्ट करता है। लोग तुमसे तभी प्रभावित होते हैं जब तुम्हारे जीवन में ऐसी पैटर्न्स हो जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इम्प्लाई करते हो। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा स्मेल, तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, ये सब मिलकर तुम्हें एक नैरेटिव देते हैं। और नैरेटिव वही होता है जिसे लोग पढ़ते हैं
समझते हैं और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट देते हैं। सालों के प्रैक्टिकल अनुभव ने मुझे यह भी दिखाया कि जितना ज्यादा तुम अपने लाइफस्टाइल को सॉर्टेड करते हो, उतना कम तुम वैलिडेशन ढूंढते हो, और वैलिडेशन की भूख कम होते ही तुम हाई वैल्यू बनने लगते हो। ये कोई फैंसी सेल्फ लव जर्नी नहीं, ये हार्ड, अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि डिसिप्लिन्ड लोग ही अट्रैक्टिव बनते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अंत में, हाई वैल्यू लाइफस्टाइल साइकोलॉजी का कोर बहुत सिंपल है। लोग तुम्हें तुम्हारे वर्ड्स की वजह से याद नहीं रखते, वे तुम्हें तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से पहचानते हैं। और कंसिस्टेंसी वही है जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को तुम्हारी सबसे लाउड कम्युनिकेशन बना देती है। अगले चैप्टर में हम उस सटल साइंस में उतरेंगे जो अट्रैक्शन को वार्म बनाता है। काइंडनेस, ह्यूमर, जेनरोसिटी, पैशन, ये वो बिहेवियर्स हैं जो लोगों को तुम्हारे आसपास सेफ, अलाइव और कनेक्टेड महसूस कराते हैं। ये चैप्टर दिखाएगा कि कैसे तुम्हारा सोशल प्रेजेंस लोगों के अंदर डोपामीन और ट्रस्ट क्रिएट करता है, और कैसे स्मॉल बिहेवियर्स एक बड़े साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में बदल जाते हैं। चैप्टर 7, सोशल मैग्नेटिज्म प्लेबुक। सोशल मैग्नेटिज्म कोई चार्म क्लास नहीं है, यह कोई मोटिवेशनल हैक नहीं। ये वह रॉ, सरल और स्ट्रेंजली पावरफुल तरीका है जिसके कारण कुछ लोग कमरे में आते ही वार्म महसूस कराते हैं और कुछ लोग पहली नजर में ही कोल्ड लगते हैं। मैंने सालों तक काउंटलेस सोशल इंटरैक्शंस को लाइव अनफोल्ड होते देखा है। रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, वेटिंग रूम्स, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, ऑकवर्ड इंट्रोडक्शंस, और धीरे धीरे समझ आया कि अट्रैक्शन कभी लाउडनेस से नहीं आता, ये सटल बिहेवियर्स के टाइनी सिग्नल से आता है। रेयर सिग्नल्स जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग उनसे जुड़ते क्यों नहीं। सोशल मैग्नेटिज्म की शुरुआत काइंडनेस से होती है, लेकिन ये वह बटरी, ओवर स्वीट काइंडनेस नहीं जो फेक लगती है। ये वह क्वाइट काइंडनेस है जो दूसरे को लगता है कि तुम उन्हें देखकर खुश हुए हो। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोग काइंडनेस को वैल्यू नहीं करते, लेकिन एब्सेंस ऑफ काइंडनेस को हमेशा महसूस करते हैं। एक छोटे से वार्म जेस्चर, एक रिस्पेक्टफुल एक्नॉलेजमेंट, एक स्टेडी स्माइल, इन छोटी चीजों में इतनी वार्मथ छुपी होती है कि अक्सर लोग बिना बताए तुम्हारे प्रेजेंस से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आता है ह्यूमर, लेकिन ह्यूमर का मतलब यहाँ जोक्स सुनाना नहीं है। ह्यूमर एक्चुअल में एक इमोशनल परमिशन है। मैंने इतने लोग देखे जो ह्यूमर को अटेंशन के लिए उपयोग करते हैं, और उतने ही लोग देखे जो ह्यूमर को कनेक्शन के लिए उपयोग करते हैं। फर्क बहुत सटल है। जो लोग दूसरों को लाफ करवाते हैं ताकि खुद वैल्यूड महसूस करें, उनका इम्पैक्ट शैलो रहता है। लेकिन जो लोग एफर्टलेसली हल्कापन लाते हैं, वे दूसरों के नर्वस सिस्टम को काम कर देते हैं। सोशल मैग्नेटिज्म यही है, तुम लोगों को थोड़ा हल्का, थोड़ा सेफ और थोड़ा ह्यूमन महसूस कराते हो। कनेक्शन डीपन करने का तीसरा सबसे पावरफुल सिग्नल है जेन्युइन इंटरेस्ट। बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। लोग सुनते कम और जज ज्यादा करते हैं, वे पूछते कम और बोलते ज्यादा है। जेन्युइन इंटरेस्ट एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें तुम सटली कम्युनिकेट करते हो, मुझे सिर्फ मेरी बात नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कहानी भी चाहिए। ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ने यही सिखाया कि इंटरेस्ट की डेप्थ हमेशा सामने वाले की ओपननेस को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ा देती है। लोग उन लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं जिनके सामने उन्हें परफॉर्म नहीं करना पड़ता। सोशल मैग्नेटिज्म में कॉम्प्लीमेंट्स एक अंडररेटेड वेपन है, लेकिन शर्त यह है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑनेस्ट हों। कॉम्प्लीमेंट्स जो किसी सुपरफिशियल डिटेल को पकड़ते हैं, वे जल्दी फेड हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स जो किसी की एफर्ट, किसी की क्वालिटी, किसी की एनर्जी या किसी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं, वे याद रह जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि एक सही तारीफ किसी की पूरी शाम, कभी कभी उसका पूरा हफ्ता बदल देती है। कॉम्प्लीमेंट्स इंसान को यह एहसास कराते हैं कि उन्होंने दुनिया में कुछ नोटिसेबल किया,
और यह एहसास एडिक्टिव होता है। जेनरोसिटी एक और चार्मिंग सिग्नल है, और इससे मेरा मतलब पैसे से नहीं। जेनरोसिटी वो क्वालिटी है जिसमें तुम दूसरों को इमोशनल स्पेस देते हो, उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखते हो, उनके लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करते हो। जेनरोसिटी वह वाइब है जिसमें तुम सटली देते हो वैलिडेशन, वार्मथ, प्रेजेंस, कंफर्ट। जेनरस एनर्जी वही है जिसके कारण लोग तुम्हारे आसपास नेचुरली सेफ महसूस करते हैं। यह सेफ्टी अट्रैक्शन का सबसे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। सोशल मैग्नेटिज्म में पैशन की भूमिका भी बहुत गहरी होती है। पैशन लाउडनेस नहीं, एंथुजियाज्म होता है। एक ऐसी स्पार्क जो तुम्हारी आईज से दिखाई देती है। जब तुम किसी चीज के बारे में जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो, तुम्हारी एनर्जी शरीर में एक अलग फ्लो ले आती है। यह एनर्जी दूसरे को प्रभावित करती है। लोगों की सबसे बड़ी इमोशनल भूख है अलाइव फील करना, और पैशनेट लोग दूसरों को यह फीलिंग दे देते हैं बिना कोशिश किए। लेकिन सोशल मैग्नेटिज्म का सबसे साइलेंट एलिमेंट है प्रेजेंस। ये वह स्किल है जिसमें तुम दूसरों के साथ रहते हुए डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, न फोन में, न ईगो में, न इनसिक्योरिटी में। तुम पूरे के पूरे उसी मोमेंट में एंकर्ड होते हो। मैंने देखा है कि हाई प्रेजेंस लोग बिना बोले भी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सुनती है, उनकी बॉडी समझती है, और उनकी वाइब वेलकम्ड महसूस होती है। प्रेजेंस लोगों को यह लगता है कि मोमेंट स्पेशल है, और वही फीलिंग मैग्नेटिज्म का असली मैजिक है। इस पूरे खेल का सबसे पेनफुल ट्रूथ यह है, मोस्ट पीपल डेस्परेटली वांट कनेक्शन, बट दे बिहेव इन वेज दैट पुश कनेक्शन अवे। और हाई वैल्यू सोशल प्रेजेंस उसी दर्द को ठीक कर देती है। अंत में सोशल मैग्नेटिज्म फैंसी बिहेवियर नहीं, डीपली ह्यूमन बिहेवियर है। तुम लोगों को छोटा नहीं, बड़ा महसूस कराते हो। तुम उन्हें ऑकवर्ड नहीं, अलाइव महसूस कराते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम उन्हें याद रखने लायक रीजन देते हो। अगले चैप्टर में हम उस दुनिया में उतरेंगे जहां अट्रैक्शन सरफेस से बहुत नीचे ऑपरेट करता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, सबकॉन्शियस ट्रिगर्स, केमिकल बॉन्डिंग पैटर्न्स। ये चैप्टर दिखाएगा कि इंसान का दिमाग किन माइक्रोस्कोपिक सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है, कौन सी टाइनी बिहेवियर समवन को इंस्टेंटली वार्म बनाती है, और कैसे न्यूरोकेमिस्ट्री पूरे अट्रैक्शन को गवर्न करती है। चैप्टर 8, अट्रैक्शन ट्रिगर्स। अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई लक भी नहीं, ये एक कैलकुलेशन है प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री की। इंसान जितना भी रोमांटिक बनने की कोशिश करे, सच यही है कि अट्रैक्शन हमेशा माइक्रोस्कोपिक सिग्नल्स और इनविजिबल ट्रिगर्स से एक्टिवेट होता है। मैंने सालों तक लोगों के बीच की केमिस्ट्री को अनफोल्ड होते देखा है, और हर बार यही समझ आया कि दिमाग शरीर से पहले निर्णय करता है। हम जो महसूस करते हैं, पहले वही केमिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इमोशंस बाद में आते हैं, रिएक्शंस बाद में आते हैं, लेकिन ट्रिगर ट्रिगर हमेशा पहले आता है, और ये हमेशा टाइनी होता है। सबसे पहले आता है डोपामिन रिवॉर्ड केमिकल। ये वह मॉलिक्यूल है जिसके कारण इंसान किसी को फैसिनेटिंग महसूस करता है। कोई टास्क, कोई लुक, कोई जेस्चर, कुछ भी जो नया हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, या थोड़ा एक्साइटिंग लगे, डोपामिन रिलीज करता है। लोगों को अक्सर लगता है कि अट्रैक्शन ब्यूटी से आता है, लेकिन डोपामिन की पर्सपेक्टिव से अट्रैक्शन नॉवेल्टी से आता है। वही नॉवेल्टी जो तुम्हारी वॉक में होती है, तुम्हारी कामनेस में होती है, या तुम्हारे अनप्रिडिक्टेबल पॉजेज में। दुनिया में कम लोग प्रिडिक्टेबल बोरिंग एनर्जी से दूर भागते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई डोपामिन प्रोवोकिंग प्रेजेंस की तरफ खिंच जाता है। सेरोटोनिन दूसरा साइलेंट प्लेयर है। यह केमिकल स्टेटस और कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट, स्टेबल और सेल्फ अश्योर्ड बिहेवियर दिखाता है, सामने वाले के दिमाग में सेरोटोनिन सीकिंग सर्किटरी एक्टिवेट हो जाता है। मैंने काउंटलेस इंटरैक्शंस में यही पैटर्न देखा कि काम इंडिविजुअल्स जो बिना पैनिक के, बिना लाउडनेस के ऑपरेट करते हैं, इंस्टेंट रिस्पेक्ट ट्रिगर कर देते हैं।
रिस्पेक्ट अट्रैक्शन की जड़ है। लोग किसी की ब्यूटी से ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी को अट्रैक्टिव मानते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी सुरक्षा देती है। दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की तरफ झुक जाता है जो सेल्फ रेगुलेटेड हो। ऑक्सीटोसिन तीसरा और शायद सबसे पावरफुल ट्रिगर है। यह बॉन्डिंग केमिकल है। लोग समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन रोमांटिक सिचुएशंस में आता है, लेकिन असली ट्रूथ ये है, ऑक्सीटोसिन तब भी आता है जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वार्म हो, जब तुम जेन्युइनली स्माइल करो, जब तुम्हारी आईज स्टेडी और काइंड हो, जब तुम किसी को अटेंटिवली सुनो। यह वह केमिकल है जो माइक्रो मोमेंट से जनरेट होता है, जैसे किसी को देखते हुए सटल हेड टिल्ट, किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी का नाम धीरे से लेना। इन्हीं स्मॉल सिग्नल्स से दिमाग मैसेज रिसीव करता है, यह इंसान मेरे लिए सेफ है। अट्रैक्शन ट्रिगर करने वाली एक और चीज है कैमोफ्लेज सिग्नल्स। ये वह सिग्नल्स हैं जिन्हें तुम कॉन्शियसली नहीं भेजते, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम भेज देता है। जैसे तुम्हारी ब्रीदिंग का रिदम, तुम चलते समय कितने ग्राउंडेड दिखते हो, तुम्हारी हार्ट बीट कितनी स्टेडी है, तुम्हारी आईलिड्स कैसे मूव करती है। ये सब माइक्रोस्कोपिक क्यूज हैं जो सबकॉन्शियसली दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कंफर्ट या डिस्कंफर्ट पैदा करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में फेमिलियर लगते हैं और कुछ लोग इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल। न्यूरोकेमिकल लेवल पर सबसे सटल ट्रिगर है सेंट। यह चीज लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैंने जितने भी डीप इंटरपर्सनल डायनेमिक्स ऑब्जर्व किए, हर बार सेंट एक साइलेंट इन्फ्लुएंसर की तरह खड़ा मिला। जेंटल, क्लीन, फ्रेश सेंट ये सबकॉन्शियसली ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों पाथवेज एक्टिवेट करता है। यही रीजन है कि कुछ लोग कमरे में आते ही वार्म महसूस होने लगते हैं, क्योंकि दिमाग उनकी प्रेजेंस को केमिकली अप्रूव कर देता है। टच भी एक रेयर ट्रिगर है, और मैं यह किसी इनअप्रोप्रिएट चीज की बात नहीं कर रहा। एक सिंपल हैंडशेक, एक ब्रीफ सपोर्टिव पैट, एक मोमेंटरी शोल्डर टैप, ये माइक्रो टच जेस्चर्स दिमाग में ऑक्सीटोसिन स्पाइक करते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा रूल है कंसेंट, कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग। गलत समय पर दिया गया टच अट्रैक्शन नहीं, डिस्कंफर्ट पैदा करता है, लेकिन सही समय, सही सटलिटी में दिया गया टच कनेक्शन को इंस्टेंट डीपन कर देता है। अट्रैक्शन का सबसे ओवरलुक्ड ट्रिगर है वॉइस टोन। अ काम, वार्म, लो पेस्ड वॉइस दिमाग में सेफ्टी सिग्नल्स एक्टिवेट करती है। तुम चाहे कैसे भी दिखते हो, अगर तुम्हारी वॉइस नर्वस सिस्टम को सूद करती है, तुम इंस्टेंटली आकर्षक लगते हो। लोगों को आवाज के वर्ड्स नहीं खींचते, वॉइस की एनर्जी खींचती है। वही एनर्जी डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन पाथवेज को एक्टिवेट करती है। यह पूरा चैप्टर एक पेनफुल ट्रूथ पर खत्म होता है। लोग अट्रैक्टिवनेस को लक का खेल समझते हैं, जबकि असल में यह प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री होती है। जो इंसान अपने माइक्रोस्कोपिक सिग्नल समझ लेता है, वह किसी भी कमरे में क्वाइटली मैग्नेटिक बन जाता है। अगला चैप्टर उस चीज पर उतरेगा जिसे लोग सबसे ज्यादा ब्लफ करते हैं, कॉन्फिडेंस। लेकिन हम सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस नहीं, उस डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस की बात करेंगे जो आइडेंटिटी में से आती है, जेस्चर्स में नहीं। यह चैप्टर दिखाएगा कि कैसे डिसाइसिवनेस, पर्पस, इंटरनल बिलीफ सिस्टम और बॉडी लैंग्वेज अलाइनमेंट मिलकर एक ऐसा ऑरा बनाते हैं जिसे दुनिया नेचुरल रिस्पेक्ट देती है। चैप्टर 9, कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग। कॉन्फिडेंस को लोग पहनावे की तरह पहनने की कोशिश करते हैं, ऊपर से, दिखावे से, बोरोड जेस्चर्स से, लाउड वर्ड्स से। पर सच यह है कि सच्चा कॉन्फिडेंस शरीर से नहीं आता, यह हमेशा दिमाग के अंदर से आता है। और दिमाग तभी कॉन्फिडेंट होता है जब उसके पास खुद का एक स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम हो। मैंने अपने अनुभव में काउंटलेस लोग देखे हैं जो बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते थे, सीधा पॉस्चर, लाउड लाफ, फास्ट टॉकिंग, पर अंदर एक हॉलो स्पेस लिए घूम रहे थे। वह हॉलो स्पेस किसी न किसी मोमेंट में लीक जरूर करता है, लेकिन जिनमें असली कॉन्फिडेंस होता है वे लाउड नहीं होते, वे ग्राउंडेड होते हैं। इतने ग्राउंडेड
कि सामने वाले को उनकी उपस्थिति भारी महसूस होती है, बिना किसी नॉइस के। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का पहला रूल है सर्टेनिटी ऑफ डायरेक्शन। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा झूठ यह है कि तुम परफेक्ट हो जाओगे और तब कॉन्फिडेंट होगे। असली रूल इसके उल्टा है, तुम्हें बस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, परफेक्शन नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कंफ्यूज्ड लोग हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। कितनी भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज हो, कितनी भी बड़ी वोकैबुलरी हो, लेकिन इंसान अगर अपने रास्ते के बारे में थोड़ा भी निश्चित हो जाए, मैं यहां से वहां जा रहा हूं और ये डिसीजन मेरा है, तो उसके अंदर एक ऐसी स्टेडी फायर आ जाती है जो आउटसाइड सारी नॉइज को म्यूट कर देती है। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का दूसरा फैक्टर है डिसाइसिवनेस। मानव मन को इंडिसीजन सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट करता है। अनिर्णय चेहरे पर अजीब सी बेचैनी ला देता है, आवाज में वाइब्रेशन ला देता है और प्रेजेंस को कमजोर कर देता है। मैंने हजारों इंटरेक्शंस में यह पैटर्न रिपीट होते देखा कि डिसाइसिव लोग नेचुरली मोर अट्रैक्टिव और ऑथोरिटेटिव महसूस होते हैं। वे परफेक्ट डिसीजंस नहीं लेते हुए डिसीजंस लेते हैं और उन्हें डिफेंड करते हैं। यह स्मॉल बिहेवियर दूसरों के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सिग्नल भेजता है। यह इंसान अपने जीवन का ड्राइवर है, पैसेंजर नहीं। तीसरा एलिमेंट है इमोशनल कंट्रोल। कॉन्फिडेंस कोई रिजिड मास्क नहीं है जहां तुम इमोशन सप्रेस करते हो। असली कॉन्फिडेंस वह जगह है जहां तुम अपनी इमोशंस को बिना डर के ऑब्जर्व कर सकते हो। डर आए, बेचैनी आए, गुस्सा आए, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उन इमोशंस के मालिक हो, वे तुम्हारे नहीं। यह स्किल रेयर है, पेनफुली रेयर। इसलिए इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान हमेशा पावरफुल लगते हैं। उनकी कामनेस दूसरों को बोरो करने लायक लगती है। यही बोरोविंग इफेक्ट उन्हें मैग्नेटिक बनाता है। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का चौथा और सबसे इग्नोर्ड पिलर है बॉडी माइंड अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट तब आता है जब तुम वही बोलते हो जो तुम बिलीव करते हो, वही करते हो जो तुम अंदर से अप्रूव करते हो, और वही दिखाते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी अलाउ करती है। पीपल इंस्टेंटली डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसी। मैंने काउंटलेस इंटरेक्शंस में देखा है, जैसे ही इंसान कुछ ऐसा बोलता है जो उसका बिहेवियर सपोर्ट नहीं करता, उसकी एंटायर क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो जाती है। तुम काम दिखना चाहो लेकिन जल्दबाजी में चल रहे हो, सिग्नल मिसमैच। तुम कॉन्फिडेंट दिखना चाहो लेकिन कॉन्स्टेंटली फिजिट कर रहे हो, सिग्नल मिसमैच। तुम ग्राउंडेड दिखना चाहो लेकिन हर पॉज में नर्वस होकर बोलने लगो, सिग्नल मिसमैच। दिमाग मिसमैच से सबसे ज्यादा नफरत करता है और अलाइनमेंट से सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग का पांचवा एलिमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेनेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई डायलॉग नहीं, ये एक डेली रूटीन है। तुम अपना टाइम कैसे प्रोटेक्ट करते हो, अपने बाउंड्रीज कैसे मैनेज करते हो, अपनी बॉडी की कैसे केयर करते हो और अपने स्टैंडर्ड्स कैसे अपहोल्ड करते हो। मैंने एक पेनफुल ट्रूथ बार बार देखा है, लो सेल्फ रिस्पेक्ट लोग हमेशा वैलिडेशन के भूखे होते हैं और वैलिडेशन की भूख कॉन्फिडेंस को खा जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट वह इनविजिबल आर्मर है जो तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाता, रेयर बनाता है। कॉन्फिडेंस का अंतिम सबसे रियल डायमेंशन है आइडेंटिटी सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें पता हो कि तुम कौन नहीं हो। यह लाइन सिंपल लगती है, पर इसके अंदर पूरी साइकोलॉजी भरी है। तुम्हें हर रोल निभाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर कॉन्वर्सेशन विन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर कमरे में लाइकेबल होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आइडेंटिटी क्लैरिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सालों के अनुभव ने मुझे एक ही बात पर वापस लाकर खड़ा किया, कॉन्फिडेंस लाउडनेस से नहीं, क्लैरिटी से आता है। और क्लैरिटी हमेशा भीतर के काम से आती है, बाहरी एक्टिंग से नहीं। कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग कोई क्विक फिक्स नहीं, यह एक स्लो मैच्योर सेल्फ रिस्पेक्टिंग इवोल्यूशन है। और वही इवोल्यूशन इंसान को क्वाइटली डोमिनेंट और नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। अगले चैप्टर में हम उस सच में उतरेंगे जिसे ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, बाउंड्रीज। लोग कहते हैं कि बाउंड्रीज रूड बनाती है, लेकिन असल ट्रूथ यह है कि बाउंड्रीज ही सेल्फ वर्थ की सबसे लाउड अनाउंसमेंट होती है।
ये चैप्टर बताएगा कि साइकोलॉजिकल सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनती है, कैसे लोग तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करते हैं और कैसे तुम अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके अपनी वैल्यू डबल कर सकते हो। चैप्टर 10, बाउंड्रीज एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज का नाम सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये कोई एग्रेसिव एक्ट हो, जैसे ये न कहना है या लोगों को दूर धकेलना है। लेकिन बाउंड्रीज कभी भी दूसरों के खिलाफ नहीं होती। बाउंड्रीज हमेशा तुम्हारे पक्ष में होती है। बाउंड्रीज वो इनविजिबल फ्रेम है जिसमें तुम अपने लिए रिस्पेक्ट स्टोर करके रखते हो। और सैडली मैंने अपने अनुभवों में यही देखा है कि अधिकांश लोग बाउंड्रीज नहीं बनाते क्योंकि वे डरते हैं, डर कि लोग उन्हें छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे, गलत समझ लेंगे। और यही डर उन्हें धीरे धीरे हॉलो बना देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा टेस्ट बाउंड्रीज में ही दिया जाता है। तुम्हें कोई जज नहीं करता कि तुम कैसे दिखते हो, तुम कितना बोलते हो, तुम्हारी सोशल स्किल्स कैसी है। लेकिन लोग बहुत गहराई से जज करते हैं कि तुम अपनी लिमिट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हो। और ये जजमेंट भी चुपचाप होता है, किसी के चेहरे पर दिखता नहीं, लेकिन उसकी बिहेवियर में नजर आ जाता है। मैंने कई बार देखा है, जब तुम किसी की गलत बात पर चुप हो जाते हो, तुम उसे एम्पावर नहीं कर रहे होते, तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हो। ये सटल होता है लेकिन बहुत लाउड महसूस होता है। एक बार बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करो तो दूसरे लोगों के दिमाग में तुम्हारी वर्थ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। यह हार्श रियलिटी है, पेनफुल रियलिटी है, लेकिन रियल है। बाउंड्रीज सिर्फ लाउड नो नहीं होते। बाउंड्रीज वो क्वाइट बिहेवियर्स है जो बताते हैं कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हो। जैसे तुम अपना टाइम किसे देते हो, तुम किस बात पर कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम कितनी जल्दी किसी को एक्सेस देते हो, तुम कितनी बार किसी की वजह से अपनी पीस तोड़ते हो। बाउंड्रीज की सबसे बड़ी शर्म यह है कि लोग सोचते हैं कि वे दूसरों के लिए फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जबकि असल में वे अपने अंदर सेल्फ नेग्लेक्ट सीड कर रहे होते हैं। नेग्लेक्ट जितना सटल होता है उतना ही डेंजरस। एक दिन तुम खुद को समझ नहीं पाते कि अचानक तुम्हें दुनिया हल्की क्यों लग रही है, लोग तुम्हें ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं और तुम खुद को एग्जॉस्टेड क्यों महसूस कर रहे हो। और कारण केवल ये होता है कि तुमने अपनी लिमिट्स को इतने समय तक टूटा हुआ रहने दिया कि अब वे तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। बाउंड्री बिल्डिंग का पहला स्टेप है परमिशन लेना, अपने आप से परमिशन कि तुम वैल्यू के योग्य हो। यह सिंपल लगता है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इसी जगह गिरते हैं। वे खुद को उस तरीके से ट्रीट ही नहीं करते जैसा वे दूसरों से उम्मीद करते हैं। उनका सेल्फ टॉक हार्श होता है, उनका सेल्फ डिसिप्लिन वीक होता है, उनका लाइफस्टाइल अनऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर वे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट देगी। दुनिया हमेशा वही रिस्पेक्ट देती है जो तुम खुद को देने की कैपेसिटी रखते हो। बाउंड्रीज का दूसरा स्टेप है न्यूट्रल टोन। बाउंड्रीज इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होते। बाउंड्रीज काम स्टेडी डिसीजंस होते हैं। तुम आवाज ऊंची करके लिमिट सेट नहीं करते, तुम अपनी प्रेजेंस स्टडी करके लिमिट बनाते हो। लोग तुम्हारी एनर्जी से समझ जाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या चल जाएगा, क्या नहीं। एनर्जी बाउंड्रीज हमेशा शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। बाउंड्री सेटिंग का तीसरा स्टेप है फॉलो थ्रू। अगर तुम किसी से कहो कि तुम्हारी लिमिट ये है और वह लिमिट टूटने पर भी तुम उनसे जुड़े रहो, रिएक्ट भी करो, जस्टिफाई भी करो, तो तुम खुद ही अपनी वॉल में दरार डाल रहे हो। बाउंड्रीज कंसिस्टेंसी मांगती है और कंसिस्टेंसी ही होती है जो तुम्हारी वैल्यू को साइलेंट अथॉरिटी देती है। बाउंड्रीज का चौंकाने वाला साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह है कि वे तुम्हें अकेला नहीं बनाती, वे तुम्हारे आसपास सही लोगों को अट्रैक्ट करती है। जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, तुम्हारे ऑर्बिट में वे लोग ही रहते हैं जो तुम्हें वैल्यू दे सकते हैं। बाकी धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। और ये फेडिंग तुम्हारे लिए लॉस नहीं, ये तुम्हारे लिए डिटॉक्स होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। एक इंसान जो बाउंड्री लेस है वह इंटरनली फ्रैक्चर्ड होता है, और फ्रैक्चर्ड इंसान कभी अट्रैक्टिव नहीं होता, ना इमोशनली, ना साइकोलॉजिकली, ना सोशली। अंत में बाउंड्री का असली मतलब यह है तुम खुद को खोने से इनकार करते हो, और यही इनकार
तुम्हें रेयर बनाता है। अगले चैप्टर में हम उस कला पर उतरेंगे जो किसी को भी क्वाइटली पावरफुल बना देती है, रीडिंग पीपल। कैसे आप किसी के माइक्रो सिग्नल्स, वॉइस शिफ्ट्स, बॉडी लैंग्वेज पैटर्न्स और हिडन इंटेंशंस को डिकोड कर सकते हो। यह चैप्टर ने बताया जाएगा कि सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ समझने का काम नहीं, यह सर्वाइवल, इन्फ्लुएंस और इमोशनल क्लैरिटी का सबसे शार्प हथियार है। चैप्टर 11, सोशल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन बिहेवियर रीडिंग। सोशल इंटेलिजेंस दिखावे का खेल नहीं, यह वह खामोश समझ है जिसे तुम हर दिन इस्तेमाल करते हो, चाहे तुम जानो या ना जानो। लोग कहते हैं कि इंसान पढ़ना मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि इंसान प्रिडिक्टेबल है, बस तुम देखने का तरीका नहीं जानते। मैंने अपने जीवन में अनगिनत चेहरे देखे हैं, पॉलिश्ड, फ्रैजाइल, एरोगेंट, ब्रोकन, और हर बार यह महसूस हुआ कि इंसान अपनी बॉडी से ज्यादा अपनी इनसिक्योरिटी के थ्रू बोलता है। जो लोग सोशल इंटेलिजेंस में कमजोर होते हैं, वे लोगों के वर्ड्स में ट्रूथ ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेंड होते हैं, वे वर्ड्स की जगह एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये छोटी छोटी फेशियल मूवमेंट्स इतनी तेज होती है कि कॉन्शियसली दिखाई नहीं देती, बट दे ऑलवेज रिवील ट्रूथ। एक व्यक्ति कहता है कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में एक सेकंड की ट्रेमर बता देती है कि वह झूठ बोल रहा है। कोई बातचीत कैजुअली शुरू करता है, लेकिन उसके ब्राउ टेंशन ये रिवील कर देता है कि वह अंदर से डिफेंसिव है। इन संकेतों को पकड़ना किसी टेक्स्ट बुक की बात नहीं, ये ऑब्जर्वेशन की कला है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। ये वही स्किल है जो तुम्हें दूसरों से 2 कदम आगे रखती है। फिर आती है वॉइस शिफ्ट्स, जो शायद सबसे इग्नोर्ड लेकिन सबसे पावरफुल सिग्नल है। वर्षों तक लोगों को बोलते सुनने के बाद समझ आया कि टोन ट्रूथ का सबसे साफ मिरर है। जब कोई इंसान इनसिक्योर होता है, उसकी आवाज थोड़ी हाई पिच्ड हो जाती है। जब वह डिफेंसिव होता है, वर्ड्स फास्ट आने लगते हैं। जब वह कंफर्टेबल होता है, उसकी वॉइस नेचुरली वार्म और स्लो हो जाती है। वॉइस वह जगह है जहां आदमी अपने अंदर का सारा डर, सारा ईगो, सारी कमजोरी अनजाने में रख देता है। तुम टोन पढ़ना सीख लो, तुम किसी कॉन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश किए बिना डोमिनेट कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज भी एक ओपन डायरी है, बस लोग पढ़ना नहीं जानते। कोई इंसान बार बार अपनी गर्दन छूता है, वह एंग्शियस है। कोई लगातार हाथ रब करता है, वह अप्रूवल चाहता है। कोई अपनी पोस्चर बार बार एडजस्ट करता है, वह अनश्योर है कि उसे कैसे दिखना चाहिए। और जब कोई इंसान बिल्कुल स्टिल होता है, वह या तो बहुत कॉन्फिडेंट है या बहुत गार्डेड। स्टिलनेस भी 2 तरह की होती है, ग्राउंडेड और फ्रोजन। ग्राउंडेड स्टिलनेस डोमिनेंस है, फ्रोजन स्टिलनेस डिस्कंफर्ट। सटल फर्क है, लेकिन ट्रेन्ड माइंड इसे पकड़ लेता है। एक और पावरफुल सिग्नल है आई पैटर्न्स। आइज डायरेक्शन रिवील करती है कि इंसान सोच रहा है, झूठ बोल रहा है, याद कर रहा है या एस्केप करना चाहता है। मैंने काउंटलेस मीटिंग्स और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में यही देखा कि किसी की आईज रेयरली लाई। जब लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, वे आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। जब एक्साइटेड होते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। जब स्केयर्ड होते हैं, ब्लिंक रेट बढ़ जाता है। आईज वह जगह है जहां सबकॉन्शियस बिना परमिशन ट्रूथ लीक कर देता है। सोशल इंटेलिजेंस का सबसे रॉ और अंडररेटेड हिस्सा है एनर्जी रीडिंग। एनर्जी वो चीज है जिसे शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यह हर इंटरेक्शन का सोल होती है। तुम किसी कमरे में एंटर करते हो और तुरंत महसूस करते हो कि वहां तनाव है या आराम। तुम किसी इंसान के पास बैठते हो और इंस्टेंटली जान जाते हो कि वह ओपन है या गार्डेड। ह्यूमंस फील बिफोर दे अंडरस्टैंड। एनर्जी रीडिंग वही स्किल है जिसमें तुम इन माइक्रो फीलिंग्स को कॉन्शियसली पकड़ना सीखते हो। यही स्किल तुम्हें किसी भी सोशल सिचुएशन में क्वाइटली पावरफुल बना देती है। बिहेवियर रीडिंग के अंदर एक और डीप कॉन्सेप्ट है,
इंटेंशन डिकोडिंग। कई लोग जो बोलते हैं वह उनकी इच्छा नहीं होती। कई लोग जो पूछते हैं वह उनका असली प्रश्न नहीं होता। कई स्माइल्स जेन्युइन नहीं होती, वे पोलाइटली कंस्ट्रक्टेड होती है। कई कॉम्प्लीमेंट्स अप्रूवल सीकिंग से आते हैं, अफेक्शन से नहीं। कई आर्ग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन से आते हैं, ट्रूथ से नहीं। इंटेंशन रीडिंग का मतलब है सरफेस बिहेवियर नहीं, उसके नीचे की मोटिवेशन को समझना। यह स्किल पेनफुल है क्योंकि ये इल्यूजन्स तोड़ देती है, लेकिन ये तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ भी बना देती है। सोशल इंटेलिजेंस का सबसे साइलेंट आउटकम यही है। तुम लोगों की साइकोलॉजी पढ़कर खुद को हर्ट होने से बचा सकते हो। तुम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो जहां तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही हो। तुम कनेक्शन डीपन कर सकते हो जहां ट्रस्ट जेन्युइन हो। तुम मैनिपुलेशंस डिटेक्ट कर सकते हो जहां कोई तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा हो। ये स्किल तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, ये स्किल तुम्हें सेफ बनाती है। और सेफ इंसान ही सबसे अट्रैक्टिव होता है, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली। आखिर में सोशल इंटेलिजेंस का कोर ट्रूथ यही है। लोग कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, लेकिन रिवील हमेशा माइक्रो लेवल पर करते हैं। जो इंसान इन माइक्रो सिग्नल्स को सुनना, देखना, महसूस करना सीख लेता है, वह दुनिया में क्वाइटली डोमिनेंट बन जाता है। अगले चैप्टर में हम उस शक्ति पर उतरेंगे जो बाहरी नहीं, पूरी तरह अंदर पैदा होती है, डिसिप्लिन की स्ट्रेंथ। यह चैप्टर दिखाएगा कि सेल्फ कंट्रोल, रूटीन, कंसिस्टेंसी और इंटरनल ऑर्डर कैसे तुम्हारी आइडेंटिटी को हाई वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और क्यों डिसिप्लिन्ड लोग बिना कोशिश किए भी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 12, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लोग अक्सर पनिशमेंट समझ लेते हैं, एक ऐसा बोझ जो खुद को टॉर्चर करने जैसा लगता है। लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी फ्रीडम है। फ्रीडम इस बात की कि तुम अपनी माइंड की कमजोरी के गुलाम नहीं हो। फ्रीडम इस बात की कि तुम एक्सटर्नल केओस से टूटते नहीं, बल्कि अंदर से एक ठोस एंकर रखते हो। सालों तक मैंने इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उनमें जो गिरते रहे, उनमें भी जो चढ़ते रहे, और एक पेनफुल ब्लंट ट्रूथ सामने आया। स्ट्रांग लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते, डिसिप्लिन्ड लोग स्ट्रांग बनते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ कभी जेनेटिक्स से नहीं आती, ये कभी भी इंस्टेंटली पैदा नहीं होती। ये उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो तुम रोज खुद के लिए लेते हो, जिन्हें तुम दुनिया को नहीं दिखाते, लेकिन वही डिसीजंस तुम्हारा पूरा फ्यूचर साइलेंटली स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल स्टेप्स लेने से डरते हैं। वे स्ट्रेंथ की डिजायर तो रखते हैं, पर डिसिप्लिन की कीमत नहीं देना चाहते। यही वजह है कि उनकी लाइफ रिपीट होने वाली फेलियर्स का पैटर्न बन जाती है। वही हैबिट, वही एक्सक्यूजेस, वही रिग्रेट। डिसिप्लिन की पहली रियल फॉर्म है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किसी मेडिटेशन ऐप या फैंसी रूटीन से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम उस मोमेंट में अपने इंपल्सिव माइंड को रोकते हो, जहां तुम्हारा वीकर वर्जन हमेशा जीतता था। जब तुम एंग्री हो और रिएक्ट नहीं करते, यही डिसिप्लिन है। जब तुम हर्ट हो और इमेच्योर रिस्पॉन्स नहीं देते, यही डिसिप्लिन है। जब तुम थके हुए हो लेकिन अपने वर्क को कंप्लीट करते हो, यही डिसिप्लिन है। सेल्फ कंट्रोल वह जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत एक्यूमुलेट होती है, और धीरे धीरे यह ताकत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। डिसिप्लिन का दूसरा पिलर है रूटीन। रूटीन को लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन बोरिंग चीजें ही जिंदगी बदलती है। मैंने हमेशा देखा जो लोग प्रैक्टिकल रूटीन्स फॉलो करते हैं, उनके डिसीजंस शार्प होते हैं, उनका माइंड स्टेबल होता है, और उनकी एनर्जी कंट्रोल्ड होती है। रूटीन एक इनविजिबल पावर है, यह केओस को बाहर रखता है और क्लैरिटी को अंदर बसाता है। जिस इंसान की मॉर्निंग प्रिडिक्टेबल होती है, उसकी लाइफ भी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और प्रिडिक्टेबिलिटी ही साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोड्यूस करती है। डिसिप्लिन का तीसरा एलिमेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इतनी पेनफुल होती है कि लगभग हर इंसान इससे भागता है। कंसिस्टेंसी में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं। कंसिस्टेंसी में सिर्फ डेली ग्राइंड होती है, जिसे कोई नोटिस नहीं करता।
लेकिन यही अननोटिस्ड ग्राइंड तुम्हें क्वाइटली पावरफुल बनाती है। सक्सेसफुल लोग कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं रखते, वे बस कंसिस्टेंसी में दूसरों से आगे होते हैं। कंसिस्टेंसी वह गन पाउडर है जो एक दिन अचानक फायर बनकर एक्सप्लोड करती है। कंसिस्टेंसी वही है जिससे लोग रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं, इवन क्वाइटली, क्योंकि इंसान जानते हैं कि कंसिस्टेंसी रेयर है और रेयर चीजें वैल्यूबल होती है। डिसिप्लिन का चौथा पिलर है पर्सनल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स सिर्फ दूसरों का बिहेवियर कंटेन नहीं करते, वे तुम्हारा खुद का बिहेवियर भी रेगुलेट करते हैं। अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स लो हैं, तुम किसी भी लेवल पर सेटल हो जाओगे। अगर स्टैंडर्ड्स हाई है, तुम सबकॉन्शियसली हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करोगे। स्टैंडर्ड्स बाउंड्रीज की तरह होते हैं, वे बताते हैं कि तुम खुद को किस क्वालिटी के जीवन के योग्य मानते हो। कई लोग दिखावे में स्टैंडर्ड्स की बातें करते हैं, लेकिन उनकी आदतें उनकी ही बातें झुठला देती है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तुम सुबह उठकर क्या करते हो, वहीं से दिख जाते हैं। डिसिप्लिन की सबसे ह्यूमन ट्रूथ है, तुम खुद को जितनी बार कंट्रोल करते हो, तुम उतनी ही बार अपने माइंड को रीशेप कर रहे होते हो। यह ब्रेन केमिस्ट्री है। हर छोटी कंसिस्टेंसी डोपामिन सिस्टम को रीवायर करती है। हर बाउंड्री सेरोटोनिन पाथवेज को स्ट्रेंथन करती है। हर काम रिस्पॉन्स तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। डिसिप्लिन ब्रेन को स्टेबिलिटी से जोड़ देता है, और स्टेबल लोग हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, नॉट बिकॉज दे ट्राई टू इम्प्रेस, बट बिकॉज देयर प्रेजेंस रिड्यूसेस केओस इन अदर्स। डिसिप्लिन केवल प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, यह तुम्हारी वैल्यू का आधार है। जिस इंसान पर खुद को कंट्रोल करने का भरोसा नहीं, उस पर दुनिया कोई भरोसा नहीं करती। अंत में साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ का असली सार यही है। तुम तब स्ट्रांग दिखते नहीं जब तुम भारी डिसीजंस लेते हो, तुम तब स्ट्रांग बनते हो जब तुम छोटे डिसीजंस हर दिन क्वाइटली एग्जीक्यूट करते हो। डिसिप्लिन कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, यह हजारों माइक्रो एक्शंस का साइलेंट रेवोल्यूशन है, और यह रेवोल्यूशन तुम्हें रेयर बनाता है, खामोश, ग्राउंडेड, कंट्रोल्ड और अनमिस्टेकेबली पावरफुल। अगले चैप्टर में हम उस सच के दिल में उतरेंगे जिसे मानना सबसे कठिन है, ईगो। कैसे ईगो इंसान को ब्लाइंड कर देता है, कैसे ह्यूमिलिटी किसी चीज को छोटा नहीं करती बल्कि इंसान की प्रेजेंस को ऊंचा उठाती है, और क्यों कंट्रोल्ड ईगो एक ऐसा मैग्नेटिक पुल पैदा करता है जो सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस कभी नहीं कर सकता। चैप्टर 18, ईगो, कंट्रोल एंड ह्यूमिलिटी। ईगो वह चीज से है जिसे हर इंसान कहता है कि उसके पास कम है, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर सेपरेशन, हर इनसिक्योरिटी की जड़ इसी ईगो में होती है। ईगो किसी महंगे सूट की तरह नहीं दिखता, यह उस छोटे से ट्विच, उस सडन लाउडनेस, उस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के रूप में दिखता है जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए करता है। मैंने अपने अनुभवों में काउंटलेस लोग देखे, टैलेंटेड, केपेबल, ब्रिलियंट, बट ईगो ने उन्हें वहीं रोक दिया जहां उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था। ईगो इंसान को कभी जीतने नहीं देता, ईगो सिर्फ लड़ाता है दूसरों से, खुद से, और अक्सर उस शांति से जो वह खुद तलाशता है। कोई सोचता है कि ईगो कॉन्फिडेंस की तरह काम करता है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। कॉन्फिडेंस वह है जहां तुम अपने वैल्यू जानते हो, ईगो वो है जहां तुम दूसरों की वैल्यू कम कर देते हो ताकि अपनी बढ़ा सको। कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होती है, ईगो हॉलो होती है। कॉन्फिडेंस स्टेडी होती है, ईगो शेकी होती है। कॉन्फिडेंस लोगों को तुम्हारे करीब लाती है, ईगो धीरे धीरे सबको दूर कर देती है। ईगो कंट्रोल का पहला स्टेप यही ट्रूथ स्वीकार करना है कि ईगो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, ईगो तुम्हें आइसोलेट करती है। ह्यूमिलिटी अक्सर मिसअंडरस्टूड होती है। लोग सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी का मतलब झुक जाना है, लेकिन असली ह्यूमिलिटी का मतलब है तुम्हें अपनी ताकत पता है, लेकिन तुम उसे दिखावे का हथियार नहीं बनाते। ह्यूमिलिटी कोई वीकनेस नहीं, यह सेल्फ एश्योरेंस का सबसे रेयर रूप है। मैंने जिन लोगों को सच में पावरफुल देखा, उनमें ईगो का शोर नहीं था, उनमें ह्यूमिलिटी की क्लैरिटी थी। वे अपनी अचीवमेंट्स को चिल्लाकर नहीं बताते, वे अपनी पेन को वेपन नहीं बनाते,
और यही बैलेंस उन्हें अन्य लोगों से अलग कर देता है। ह्यूमिलिटी वो प्लेस है जहां तुम दूसरों की प्रेजेंस को कम नहीं करते ताकि तुम बड़े दिखो। तुम दूसरों की प्रेजेंस को भी अलाउ करते हो, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी तुलना से नहीं आती। ईगो कंट्रोल का सबसे पेनफुल पार्ट है फीडबैक सुनना। फीडबैक किसी तलवार की तरह लगता है और इनसिक्योर इंसान इसके एक शब्द में टूट जाता है। लेकिन मैच्योर इंसान जानता है कि फीडबैक इंसल्ट नहीं, रिफाइनमेंट है। फीडबैक तुम्हें छोटा नहीं करता, फीडबैक तुम्हें शार्प बनाता है। मैंने देखा है कि जो लोग फीडबैक से डरते हैं वे उसी जगह फंस जाते हैं, और जो लोग फीडबैक को कामली अब्सॉर्ब करते हैं वे हर साल मल्टीप्लाई ग्रो होते जाते हैं। ह्यूमिलिटी का एक और डीप डायमेंशन है रूम अवेयरनेस। जब तुम किसी कमरे में एंटर करते हो और इंस्टेंटली डोमिनेट होने की कोशिश करते हो, यह ईगो बोलती है। लेकिन जब तुम रूम की एनर्जी समझते हो, लोगों की स्पेस समझते हो, उनकी कॉन्वर्सेशन फ्लो को रिस्पेक्ट करते हो, ये ह्यूमिलिटी है। और ज्यादातर लोग रूम रिस्पेक्ट को वीकनेस मान लेते हैं, जबकि असल में यह साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस का सबसे मैच्योर रूप है। ईगो कंट्रोल तभी रियल होता है जब तुम रिएक्शंस कंट्रोल करना सीख जाते हो। कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम साइलेंस चुनते हो। कोई तुम्हारी वैल्यू टेस्ट करता है, तुम बाउंड्रीज चुनते हो। कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम कामनेस चुनते हो। यह रिएक्शंस पैसिव नहीं है, यह रिएक्शंस पावर है। ईगो तुम्हें फाइट कराती है, ह्यूमिलिटी तुम्हें चूज कराती है। और चूज करने की क्षमता इंसान को क्वाइटली पावरफुल बनाती है। एक पेनफुल सच और है, ईगो इनसिक्योर इंसान को लाउड बनाती है, ह्यूमिलिटी सिक्योर इंसान को मेमोरेबल बनाती है। लोग एरोगेंस से डरते हैं लेकिन ह्यूमिलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी उन्हें सेफ महसूस कराती है, और सेफ्टी हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। यह साइकोलॉजी का ओल्डेस्ट रूल है। अंत में ईगो कंट्रोल का असली ट्रूथ सरल है। तुम अपनी आइडेंटिटी डिफेंड करना बंद कर देते हो और अपनी आइडेंटिटी लाइव करना शुरू कर देते हो। यह ट्रांसफॉर्मेशन सटल होती है, धीमी होती है, लेकिन एक बार हो जाए तो इंसान की पूरी प्रेजेंस बदल जाती है। सॉफ्ट भी, स्ट्रांग भी, अप्रोचेबल भी, अनटचेबल भी। ह्यूमिलिटी वह आर्ट है जिसमें तुम पावरफुल रहते हुए जेंटल रहते हो, और यह कॉम्बिनेशन इंसान को मैग्नेटिक बना देता है, क्वाइटली, डीपली, अनडिनायबली। अगले चैप्टर में हम उस एवोल्यूशन पर उतरेंगे जो किसी इंसान को ट्रूली रेयर बनाती है, ग्रोथ। कैसे लर्निंग, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और रियल सेल्फ अपग्रेड तुम्हारी एंटायर आइडेंटिटी को बदल देते हैं। क्यों ग्रो करने वाले लोग नेचुरली हाई वैल्यू बनते हैं, और क्यों स्टैग्नेंट एनर्जी सबसे तेजी से अनअट्रैक्टिव हो जाती है। चैप्टर 14, मेंटल एक्सपेंशन एंड कंटिन्यूस ग्रोथ। ग्रोथ को लोग अक्सर फैंसी लेबल बना देते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लर्निंग, मोटिवेशन। लेकिन सच्चाई में ग्रोथ एक बेहद प्राइवेट बैटल है। यह वह जगह है जहां इंसान को पहले अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है और बाद में दुनिया से। मैंने सालों तक देखा है कि ज्यादातर लोग ग्रो करना चाहते हैं लेकिन ग्रो होने की कीमत नहीं देना चाहते। ग्रोथ में कंफर्ट नहीं होता, ग्रोथ में फेमिलियरिटी नहीं होती, ग्रोथ में हमेशा एक ऐसा डर छुपा होता है जो कहता है अगर तुम बदल गए तो, अगर तुम पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दोगे तो। यही डर 90% लोगों को उनकी ही जिंदगी में प्रिजनर बनाकर रखता है। मेंटल एक्सपेंशन का पहला ट्रूथ यही है, तुम्हारा दिमाग जितना बंद है तुम्हारी दुनिया भी उतनी ही छोटी है। लोग दुनिया को उतना नहीं देखते जितना वे देख सकते हैं, वे उतना देखते हैं जितना उनके बिलीफ्स अलाउ करते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्रोथ बिलीफ्स को टूटने देती है। हार्ड बिलीफ्स, इनहेरिटेड बिलीफ्स, फियर मेड बिलीफ्स, सबको को चैलेंज होना पड़ता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं, पेनफुली अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट दिमाग को नई जगह खोलता है, और वही नई जगह तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करती है। कंटिन्यूस ग्रोथ का दूसरा एलिमेंट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी वह चीज है जो बच्चा होकर नेचुरली आती है लेकिन बड़ा होकर मर जाती है। मैंने काउंटलेस एडल्ट्स देखे, उनकी आईज में कोई क्यूरियोसिटी नहीं,
उनकी वॉइस में कोई वंडर नहीं, उनकी थिंकिंग स्टेल हो चुकी होती है। स्टेल सोच हमेशा स्टेल प्रेजेंस बनाती है, और स्टेल प्रेजेंस कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। क्यूरियस लोग रेयर होते हैं, और रेयर लोग मैग्नेटिक होते हैं। क्यूरियोसिटी वह स्पार्क है जो दिमाग में ही नहीं, पर्सनैलिटी में भी नई लाइफ डालती है। ग्रोथ का तीसरा पिलर है लर्निंग। लेकिन लर्निंग सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है। लर्निंग उस कैपेसिटी का नाम है जिसमें तुम एक्सेप्ट कर पाते हो कि तुम गलत हो सकते हो। यह ईगो के लिए सबसे दर्दनाक चोट है। लोग नई चीज सीखना इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लर्निंग उन्हें दिखाती है कि उन्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन अफसोस यही है, जितना इंसान मान ले कि वह इनकम्प्लीट है, उतना ही वह कंप्लीट बनता जाता है। ग्रोथ वह जगह है जहां ह्यूमिलिटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को शेप करते हैं। मेंटल एक्सपेंशन में एक बहुत पावरफुल चीज है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट नहीं होती, यह थिंकिंग का नया तरीका है। क्रिएटिविटी वह कैपेसिटी है जिसमें तुम उसी सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखते हो। क्रिएटिविटी वह जगह है जहां बायसेस डिसॉल्व होते हैं, पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, और पॉसिबिलिटीज उभरती हैं। क्रिएटिव माइंड वो है जो कहता है दुनिया जैसी है वैसी नहीं, जैसी हो सकती है वैसी सोचो। ऐसा दिमाग अट्रैक्ट करता है क्योंकि वह पॉसिबिलिटी देता है, और पॉसिबिलिटी हमेशा एडिक्टिव होती है। कंटिन्यूअस ग्रोथ का चौथा ट्रूथ है आइडेंटिटी इवोल्यूशन। तुम्हें वही आदमी नहीं रहना होता जो तुम 3 साल पहले थे। तुम्हें वही सोच नहीं रखनी होती जो तुमने बचपन में सीखी थी। तुम्हें वही रिएक्शंस कैरी नहीं करने होते जो तुमने पुराने दर्द से सीखे थे। आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं है, आइडेंटिटी एक मूविंग रिवर है। जो लोग अपनी आइडेंटिटी को फ्लो में रखते हैं, इवॉल्व होने देते हैं, वे नेचुरली हाई वैल्यू लगते हैं क्योंकि उनका दिमाग अलाइव होता है। डेड माइंड वाले लोग डेड एनर्जी लेकर चलते हैं, चाहे चेहरे पर कितनी भी मुस्कान क्यों ना हो। ग्रोथ का सबसे पेनफुल एंड ब्यूटीफुल रियलिटी यह है, तुम जितना ग्रो करते हो तुम उतना अलोन हो जाते हो, क्योंकि ग्रोथ तुम्हें उन लोगों से डिस्कनेक्ट कर देती है जो स्टक हैं। लेकिन इस लोनलीनेस में एक गहरी शांति होती है, क्योंकि यह लोनलीनेस सेल्फ चोजन होती है, फोर्स्ड नहीं। यही लोनलीनेस अंदर एक रेयर स्ट्रेंथ पैदा करती है जो तुम कैरी करते हो, क्वाइट स्टेडी हैवी। मेंटल एक्सपेंशन का अंतिम सीक्रेट यह है, दिमाग जितना बड़ा होता है दिल उतना शांत होता है। अज्ञानता शोर मचाती है, सीखी हुई सोच शांति लाती है, और यह शांति इंसान को एक रेयर मौजूदगी दे देती है। न लाउड, न डेस्परेट, न क्योटिक, बस डीपली ग्राउंडेड। ग्रोथ की यह पूरी जर्नी कोई अचीवमेंट नहीं, यह एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो धीरे धीरे तुम्हें उस वर्जन में बदल देती है जो स्ट्रांग भी है, वाइज भी, और क्वाइटली अनफॉरगेटेबल भी। चैप्टर 15, सोशल केमिस्ट्री एंड कनेक्शन साइकोलॉजी। कनेक्शन कभी भी वर्ड से पैदा नहीं होता। कनेक्शन वहां पैदा होता है जहां इंसान का नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाए, जहां उसे लगे कि उसे परफॉर्म नहीं करना है, जस्टिफाई नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है। मैंने सालों की मेहनत में यह पैटर्न बार बार देखा। लोग कनेक्शन की बात करते हैं लेकिन कनेक्शन बनाने की बेसिक साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं। कनेक्शन किसी परफेक्ट कॉन्वर्सेशन का रिजल्ट नहीं, कनेक्शन उस फीलिंग का रिजल्ट है जिसमें सामने वाला इंसान तुम्हारी प्रेजेंस में खुद को थोड़ा हल्का महसूस करे। यही वह केमिस्ट्री है जिसे लोग समझ नहीं पाते, और यही वह चीज है जो किसी भी इंसान को क्वाइटली अनफॉरगेटेबल बना देती है। सोशल केमिस्ट्री की पहली इनविजिबल फाउंडेशन है सेफ्टी सिग्नल्स। तुम बोलो चाहे मत बोलो, अगर तुम्हारी प्रेजेंस काम है, तुम्हारी बॉडी ओपन है, तुम्हारी आईज स्टेडी है, और तुम्हारी टोन ग्राउंडेड है, तो सबकॉन्शियस इंस्टेंटली डिसाइड कर लेता है ये इंसान खतरा नहीं है। ये डिसीजन कोई रोमांटिक लॉजिक नहीं, प्योर न्यूरोसाइंस है। ऑक्सीटोसिन पाथवेज तभी एक्टिवेट होते हैं जब सामने वाला नॉन जजमेंटल, वार्म और स्टेडी महसूस हो। कनेक्शन वहीं से शुरू होता है जहां डिफेंस खत्म होता है, और डिफेंस वही खत्म कर सकता है जिसकी वाइब सेटल्ड हो। कनेक्शन का दूसरा साइकोलॉजिकल लेयर है पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट।
ये फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं, यह वह सॉफ्टनेस है जिसमें तुम अपने वर्ड्स से दूसरे के भीतर जजमेंट एक्टिवेट नहीं करते। तुम उसकी बात काटते नहीं, उसकी करेक्शन में जल्दी नहीं करते, उसके इमोशंस को डिसमिस नहीं करते। सर्टल पॉजिटिविटी का काम यह नहीं कि तुम दूसरे को खुश कर दो, इसका काम है उसकी इनसिक्योरिटी को शांत कर देना। लोग लैंग्वेज के वर्ड्स याद नहीं रखते, लोग लैंग्वेज से बने इमोशनल क्लाइमेट को याद रखते हैं। कनेक्शन वहीं डीप होता है जहां क्लाइमेट सेफ हो। तीसरी गहराई है कंफर्ट इंजीनियरिंग। ये मैनिपुलेशन नहीं, मैच्योरिटी है। कंफर्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि तुम झूठी तारीफें करो या एक्स्ट्रा स्वीट बनो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम सटल तरीके से दूसरे इंसान को इंटरनली वैलिड फील करा दो। उसकी बात जेन्युइनली एक्नॉलेज करना, उसकी फीलिंग्स को बिना जजमेंट के होल्ड करना, उसके पेस को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीजें सामने वाले के दिमाग में एक मैसेज डालती है, मेरी जगह यहां है। और जिस इंसान को तुम बिलोंगिंग फील करवा दो, वह कनेक्शन ऑटोमेटिकली डीपन करता है। कनेक्शन का चौथा हिडन एस्पेक्ट है रियलिज्म प्लस ऑप्टिमिज्म का बैलेंस। प्योर रियलिज्म इंसान की वाइब हैवी कर देता है, प्योर ऑप्टिमिज्म इंसान की वाइब अनरियलिस्टिक कर देता है। लेकिन जब कोई इंसान ग्राउंडेड रहते हुए होपफुल होता है, उसके साथ बातचीत करने में एक सूदिंग वार्मथ आती है। लोग ऐसे इंसानों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी न चुभती है, न डिस्टर्ब करती है, बस स्टेबलाइज करती है। कनेक्शन हमेशा उस इंसान के साथ स्ट्रॉन्गर बनता है जिसकी वाइब तुम्हें इमोशनली बैलेंस्ड महसूस कराए। कनेक्शन का सबसे डीप और रेयर फैक्टर है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब बस इतना है कि तुम एक कॉन्वर्सेशन में फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली मौजूद हो। तुम सामने वाले की बात हाफ लिसन करके फोन पर नजर नहीं रखते, तुम उसकी बात पर कोई साइलेंट जजमेंट नहीं लगा रहे होते, तुम उसकी प्रेजेंस को उतनी ही ऑथेंटिसिटी से होल्ड कर रहे होते हो जितनी ऑथेंटिसिटी तुम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हो। प्रेजेंस वही एनर्जी है जिसमें दूसरा इंसान अपने गार्ड नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे यहां अपने लिए जगह बनानी नहीं पड़ेगी, जगह ऑलरेडी मौजूद है। सोशल केमिस्ट्री का सबसे पेनफुल ट्रूथ यही है। लोग कनेक्शन इसलिए नहीं खोते कि वे बोरिंग हैं, लोग कनेक्शन इसलिए खोते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी दूसरों के नर्वस सिस्टम को सेफ फील नहीं करवाती। कनेक्शन अट्रैक्ट करने वाले लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस साइकोलॉजिकली क्लीन होते हैं। उनकी प्रेजेंस दूसरे के दिमाग में एक साइलेंट कंफर्ट छोड़ती है, और कंफर्ट हमेशा मेमोरी बन जाती है। अंत में कनेक्शन साइकोलॉजी यही कहती है, लोग तुम्हारे साथ बनाए गए इस इमोशनल क्लाइमेट को कभी नहीं भूलते। वे तुम्हारी लुक्स फॉलो नहीं करते, वे उस फीलिंग को फॉलो करते हैं जो तुमने उनके अंदर जगाई थी। यही वह केमिस्ट्री है जहां मैग्नेटिज्म जन्म लेता है। अगले चैप्टर में हम यह डिकोड करेंगे कि आइडेंटिटी क्वालिटीज का सेट नहीं, एक इंटरनल आर्किटेक्चर है। वैल्यूज, पर्पस, कंसिस्टेंसी और रॉ ऑथेंटिसिटी कैसे मिलकर वह मैग्नेटिक सेल्फ बनाते हैं जिसे लोग भूल नहीं पाते। यही अगले चैप्टर की असली स्पाइन है। चैप्टर 16, आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। आइडेंटिटी कोई नेम टैग नहीं, ये कोई डिजाइन नहीं, कोई इंस्टाग्राम पर्सोना नहीं, कोई बोरोड एटीट्यूड नहीं। आइडेंटिटी वह चीज है जो तब रिवील होती है जब तुम अलोन होते हो, जब कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई वैलिडेशन नहीं होता, कोई अप्लॉज नहीं होता। मैंने 15 साल इंसानों की आउटर पर्सनैलिटी और इनर आइडेंटिटी के बीच का अंतर देखा है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग पर्सनैलिटी में एनर्जी लगाते हैं, आइडेंटिटी में नहीं। पर्सनैलिटी दिखती है, आइडेंटिटी महसूस होती है। पर्सनैलिटी टेम्पोररी होती है, आइडेंटिटी परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ती है। लोग अट्रैक्टिव क्वालिटीज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर, पॉस्चर बेहतर, चार्म बेहतर, लाइफस्टाइल बेहतर। लेकिन बहुत देर बाद उन्हें समझ आता है कि क्वालिटीज तभी काम करती है जब उनकी बैकबोन आइडेंटिटी होती है। अगर आइडेंटिटी हॉलो है, क्वालिटीज फ्रैजाइल हो जाती है। अगर आइडेंटिटी स्ट्रांग है, क्वालिटीज नेचुरली पावरफुल हो जाती है।
आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का पहला पिलर है वैल्यूज क्लैरिटी। वैल्यूज का मतलब ओवर यूज्ड मोटिवेशनल शब्द नहीं। वैल्यूज का मतलब है कि तुम किन प्रिंसिपल्स पर ऑपरेट करते हो, इवन तब अब कोई देख रहा हो या नहीं। वैल्यूज वह इनविजिबल कंपस है जिससे तुम्हारी सारी चॉइसेस फ्लो होती है। तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? काम, डिसाइसिव, लॉयल, ग्राउंडेड, डिसिप्लिन्ड, यह वैल्यूज ही तय करती है। मैंने महसूस किया है कि अनक्लियर वैल्यूज वाला इंसान हमेशा शेकी प्रेजेंस रखता है। क्लियर वैल्यूज वाला इंसान कम बोलता है, लेकिन हर वर्ड वेट लेकर आता है। यही वेट उसे मैग्नेटिक बनाता है। सेकंड पिलर है इनर पर्पस। पर्पस लाउड नहीं होता। पर्पस वह चीज है जिसे तुम खुद के अंदर जानते हो, जो तुम्हें डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन क्लैरिटी पैदा करती है। क्लैरिटी अपने आप कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस प्रेजेंस को हैवी बनाता है। पर्पस वह इनर फ्यूज है जो आइडेंटिटी में फायर भरता है। जिन लोगों के पास पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ रिएक्टिव बन जाती है। जिनके पास पर्पस होता है, उनकी लाइफ इंटेंशनल बन जाती है। और इंटेंशनल लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि वे रैंडमनेस में ऑपरेट नहीं करते। आइडेंटिटी का तीसरा फाउंडेशन है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब रॉ ऑनेस्टी है। यह जानना कि तुम कौन हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जानना कि तुम कौन नहीं हो। मोस्ट पीपल अपना आधा जीवन वो रोल्स निभाने में बर्बाद कर देते हैं जो उन्हें सूट ही नहीं करते। वे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश में धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल साइकोलॉजिकल सिग्नेचर खो देते हैं। ऑथेंटिसिटी उन्हीं को मिलती है जो खुद को फेस करने की हिम्मत रखते हैं। ऑथेंटिक लोग लाउड नहीं होते क्योंकि उन्हें खुद को प्रूव नहीं करना होता। वे बस एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्जिस्टेंस ही उनकी अट्रैक्शन बन जाती है। चौथा और सबसे अंडररेटेड आइडेंटिटी फैक्टर है बिहेवियर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वह जगह है जहां आइडेंटिटी क्रेडिबिलिटी बनाती है। तुम चाहे कितने भी डीप वर्ड्स बोलो, अगर तुम उन्हें लाइव नहीं करते, आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। पीपल सबकॉन्शियसली तुमसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या यह इंसान वही है जो यह खुद को दिखाता है? और अगर आंसर हाँ हो, तो मैग्नेटिज्म अपने आप पैदा हो जाता है। रियल आइडेंटिटी वही होती है जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहे, स्ट्रेस में, लोनलीनेस में, इंसल्ट में, सक्सेस में। आइडेंटिटी का सबसे ह्यूमन ट्रूथ यह है, तुम वही बनते हो जिसे हर दिन दोहराते हो। हैबिट्स आइडेंटिटी बनाती है, रूटीन्स आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करती है, चॉइसेस आइडेंटिटी रिफाइन करती है। और एक दिन तुम एक ऐसे इंसान में बदलते हो जो अपने पास्ट वर्जन से रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं रहता। आइडेंटिटी पावरफुल तभी लगती है जब वह बोरोड नहीं हो, सेल्फ कार्व्ड हो, सेल्फ सिलेक्टेड हो, सेल्फ अर्न्ड हो। लोग क्वालिटी से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लोग आइडेंटिटी से जुड़ते हैं। आइडेंटिटी वह इम्प्रिंट छोड़ती है जो इंटरेक्शन खत्म होने के बाद भी दिमाग में रहती है, एक शैडो की तरह, एक रेजोनेंस की तरह, एक साइलेंट अथॉरिटी की तरह। अंत में आइडेंटिटी का सबसे गहरा ट्रूथ बस इतना है, तुम अट्रैक्टिव क्वालिटीज नहीं बनाते, तुम अट्रैक्टिव सेल्फ बनाते हो। और जब आइडेंटिटी मैग्नेटिक हो जाती है, तो लोग क्वालिटीज नहीं देखते, लोग तुम में एक फोर्स देखते हैं। यही फोर्स दुनिया में रेयर है, और रेयर चीजें कभी अननोटिस नहीं रहती। अगला चैप्टर इस पूरी जर्नी का निष्कर्ष नहीं, इसकी कल्मिनेशन है। ये बताता है कि आखिर में मैग्नेटिज्म किससे आता है। मिस्ट्री, काम प्रेजेंस, डिसाइसिव मूवमेंट और साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम से। यह चैप्टर एक्सप्लेन करेगा कि हर इंसान के भीतर एक फाइनल मैग्नेटिक ब्लूप्रिंट होता है, और जिसने इसे एक्टिवेट कर लिया, वह दूसरों के दिमाग में स्थायी जगह बना लेता है। चैप्टर 17, द फाइनल मैग्नेटिक कोड। अंत में अट्रैक्टिव वो नहीं होता जो सबसे लाउड हो, सबसे परफेक्ट दिखे या सबसे ज्यादा क्वालिटीज इकट्ठा कर ले। अट्रैक्टिव वो बनता है जिसकी प्रेजेंस लोगों के दिमाग में टिक जाती है। एक ऐसी प्रेजेंस जो एक्सप्लेन नहीं होती, बस महसूस होती है। मैंने 15 साल इंसानों को पढ़ा,
उनके बिहेवियर पैटर्न देखे, उनकी साइकोलॉजी की परतें खोली और बार बार यह एक ही साइलेंट ट्रूथ सामने आया कि मैग्नेटिज्म एक सिंगल जेस्चर, सिंगल क्वालिटी या सिंगल हैबिट से नहीं आता। मैग्नेटिज्म एक पूरे इनर सिस्टम का रिजल्ट होता है। आइडेंटिटी, कामनेस, डिसाइसिवनेस, मिस्ट्री, इमोशनल कंट्रोल और ग्राउंडेड अथॉरिटी का मिक्सचर। यही मिक्सचर द फाइनल मैग्नेटिक कोड बनाता है। लोग तुम्हारी लुक्स भूल जाते हैं, तुम्हारे फैंसी वर्ड्स भूल जाते हैं, तुम्हारी टेम्पररी चार्म भी फेड हो जाती है, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही फाइनल कोड की पहली फाउंडेशन है, इमोशनल इम्प्रिंट। तुम एक इंसान के अंदर जितनी क्लैरिटी, कंफर्ट या क्यूरियोसिटी छोड़ते हो, उतनी गहराई से वह तुम्हें याद रखता है। इमोशनल इम्प्रिंट एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल बिहेवियर का आउटकम होता है। जो इंसान अपने अंदर कामनेस रखता है, वह दूसरों के अंदर स्पेस खोल देता है। और स्पेस वही टेरिटरी है जहां मेमोरी बॉर्न होती है। फाइनल मैग्नेटिक कोड का दूसरा एलिमेंट है मिस्ट्री। मिस्ट्री ड्रामेटिक नहीं, परफॉर्मेटिव नहीं, यह इंटरनल प्राइवेसी से पैदा होता है। यह वह एबिलिटी है जिसमें तुम खुद के बारे में सब रिवील नहीं करते, लेकिन छुपाते भी नहीं। तुम एक्सेसिबल हो, लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं। तुम खुले हो, लेकिन रीडेबल नहीं। तुम वार्म हो, लेकिन ओवर अवेलेबल नहीं। यह मिस्ट्री किसी मूवी इफेक्ट की तरह नहीं होती, यह साइकोलॉजिकल ग्रेविटी की तरह होती है। लोग ऐसे इंसानों की तरफ खींचते हैं क्योंकि उनका माइंड थेमेटिकली एंगेज्ड रहता है। यह इंसान सिंपल क्यों नहीं है? इसमें डेप्थ कहां से आ रही है? डेप्थ हमेशा अट्रैक्ट करती है, चाहे लोग इसे एडमिट करें या न करें। फाइनल मैग्नेटिक कोड का तीसरा पिलर है काम प्रेजेंस। कामनेस वह चीज है जो किसी भी सोशल डायनेमिक में सबसे रेयर लगती है। लोग अंदर ही अंदर एंग्शियस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। इसलिए काम एनर्जी दूसरों को इमीडिएटली सेफ महसूस कराती है। काम प्रेजेंस डोमिनेंस नहीं कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल जो चीखता नहीं, वो कंट्रोल जो स्लो स्टेडी ब्रेथ की तरह लोगों को सेटल कर देता है। जब तुम खुद शांत होते हो, तुम दूसरों के नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर देते हो। यह इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यह खामोश मैग्नेटिज्म है। चौथा और शायद सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है डिसाइसिव मूवमेंट। यह कोई ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज नहीं, यह क्लैरिटी ऑफ चॉइस है। तुम चलते कैसे हो, बोलते कैसे हो, पॉज कहां लेते हो, इन सभी में डिसाइसिवनेस का सटल पैटर्न दिख जाता है। अनिर्णय इंसान को इंटरनली चीप दिखाता है, निर्णय इंसान को इंटरनली हैवी बनाता है। हैवी प्रेजेंस लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। डिसाइसिव इंसान लोगों को सटली सिग्नल देता है कि उसकी लाइफ डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। फाइनल कोड का लास्ट डायमेंशन है साइकोलॉजिकल बैलेंस। बैलेंस का मतलब इमोशंस को फ्रीज करना नहीं, उनका वेट समझना है। तुम रिएक्टिव नहीं होते, बट नम भी नहीं। तुम पैशनेट होते हो, बट नीडी नहीं। तुम हम्बल हो, बट वीक नहीं। तुम कॉन्फिडेंट हो, बट एरोगेंट नहीं। यह बैलेंस इंसान को एक रेयर साइकोलॉजिकल सिमेट्री देता है। एक ऐसी सिमेट्री जिसमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं, कोई डेस्परेट एज नहीं। लोग बैलेंस को शांत ब्यूटी की तरह परसीव करते हैं, और यही ब्यूटी माइंड में लंबे समय तक रहती है। फाइनल मैग्नेटिक कोड यही कहता है, तुम परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, तुम परमानेंट बनने की कोशिश करो। और परमानेंस हमेशा प्रेजेंस से आती है, बिहेवियर से आती है, डेप्थ से आती है। तुम क्वालिटीज से नहीं रिमेंबर्ड होते, तुम अपनी ओवरऑल साइकोलॉजिकल सिग्नेचर से रिमेंबर्ड होते हो। और यह सिग्नेचर ही तुम्हें क्वाइटली अनफॉरगेटेबल बनाती है। यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, अब तुम मैग्नेटिक हो। अगर यह पूरी सीरीज तुम्हारे माइंड को अपग्रेड लगी,
अगर तुम्हें इसमें अपनी खुद की साइकोलॉजी का डीपर वर्जन दिखा और अगर तुम्हें लगा कि ये नॉलेज तुम्हें क्वाइटली पावरफुल बना रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाइप बटन दबाकर इस जर्नी को आगे बढ़ाओ। दुनिया डार्क है, लेकिन शैडो माइंड इस डार्क में ही असली क्लैरिटी मिलती है।